लेक्चर 61 आरुषि सुशांत फेस टू फेस। अनिरुद्ध और आरुषि हाल की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध को ध्यान आता है कि उसके पास उसका मोबाइल नहीं है। वह आरुषि से कहता है, तुम आगे चलो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। आरुषि, मैं लेकर आ जाती हूँ। अनिरुद्ध, नहीं, वह कमरे में नहीं है, स्टडी रूम में है। आज सुबह जब मैं कुछ काम कर रहा था तो वही भूल गया, तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अनिरुद्ध स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और आरुषि हाल की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर नैना इंतजार कर रही होती है कि कब वह पर जब अनिरुद्ध, आरुषि और सुशांत एक दूसरे के आमने सामने हो और आरुषि और सुशांत का रिएक्शन देखकर अनिरुद्ध को उन दोनों पर शक हो जाए कि वह दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। सुशांत चाय का कप टेबल पर रखता ही है कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वह देखता है कि सामने से आरुषि आ रही है। नैना सुशांत की तरफ देखती है और उसके रिएक्शन को देखकर वह भी सामने देखती है और तभी आरुषि हाल में पहुंचती है। जैसे ही आरुषि सुशांत को देखती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। घबराहट के कारण उसकी सांसें तेज होने लगती है, उसके चेहरा पर पसीना आ जाता है। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने सुशांत खड़ा है, जिस सुशांत को बचाने के लिए आरुषि पूरी कोशिश कर रही थी। जिस सुशांत का सामना आरुषि अनिरुद्ध से कभी नहीं करवाना चाहती थी, आज सुशांत उसी के घर में उसकी आंखों के सामने है। ये देखकर आरुषि एकदम से हिल गई थी। सुशांत व आरुषि को अपने सामने देखकर चौंक कर खड़ा हो जाता है। वह नैना की तरफ देखा है और उसे एहसास होता है कि वह चीज का असिस्टेंट बना है, उसका बॉस अनिरुद्ध राणा है, वही आदमी जिसने उसके प्यार के साथ उसके प्यार को गुलाम बनाकर जबरदस्ती शादी कर ली। आज सुशांत अनुराधा के विला में था। ये सोचकर ही सुशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आरुषि और सुशांत की हालत देखकर नैना बड़ा एंजॉय कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनिरुद्ध का भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे उन दोनों का ये रिएक्शन अनिरुद्ध के सामने चाहिए था। नैना इतराते हुए सोफे से उठकर सुशांत की बाजू को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इन्हें देखकर इतने घबरा क्यों गए और तुम मैं ऐसे क्यों देख रहे हो? आरुषि, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरुषि सुशांत की तरफ देखती है और उसके बाद वह नैना की तरफ देखा घबराती हुई आवाज में कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती कौन है ये। आरुषि का जवाब सुनकर सुशांत को हट होता है, लेकिन वह जानता था कि आरुषि उसके भले के लिए ही यह झूठ बोल रही है, इसलिए सुशांत भी नैना से कहता है, आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? मैं भी नहीं जानता। नैना, अरे तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया, जिस तरह आरुषि के आने पर तुम खड़े हो गए इसलिए मैंने पूछ लिया। सुशांत, मुझे लगा कि शायद यही आपकी बॉस है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। सुशांत के जवाब पर नैना गुस्से से कहती है, यह मेरी बस नहीं है, यह मेरी बॉस की पत्नी है, अनिरुद्ध राणा की पत्नी आरुषि। अनिरुद्ध राणा सरनेम पर जोर देते हुए। आरुषि का तो जैसे गला सूख गया था, ना वह कोई जवाब दे पा रही थी और नहीं वह कुछ समझ पा रही थी। वह बस घबरा रही थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो इतने दिनों से नहीं हुआ। आरुषि की हालत देखकर नैना समझ रही थी कि जिस झटके की वह उम्मीद कर रही थी, बिल्कुल बराबर झटका आरुषि को लगा है। इतनी ही देर में अनिरुद्ध हाल में पहुंचता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि और भी ज्यादा पैनिक जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया था। अनिरुद्ध सुशांत को देखता है और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने इस चेहरे को पहले देखा हुआ है, जैसा उसे आरुषि के लिए लगा था। कुछ धुंधली धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी और तभी अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखा है। अपनी तरफ अनिरुद्ध को देखते हुए आरुषि सहम जाती है। अनिरुद्ध, क्या हुआ? आरुषि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आरुषि घबराते हुए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए आप बैठिए, मैं आप तीनों के लिए चाय मंगवाती हूँ। नर्वस टोन। नैना सुशांत को इशारा करती है और वो दोनों अनिरुद्ध के सोफे पर बैठने के बाद बैठते हैं। तारांकन। आरुषि किचन में पहुंचती है। वह इतनी ज्यादा घबरा रही थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, साथ में खड़ी सर्वेंट भी, और उसी की घबराहट देखकर कहती है, आरुषि मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप अचानक से इतना क्यों घबरा रही है? क्या आपको एंजाइटी हो रही है? आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? आरुषि घबराते हुए हाथों से उसे सर्वन का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे ग्लास ठंडा पानी, तो जल्दी ग्लास ठंडा पानी दो मुझे। वह सर्वेंट भी आरुषि की हालत देखकर नर्वस हो जाती है और तुरंत ही फ्रिज से ठंडा पानी आरुषि को देती है। आरुषि पानी पीते हुए भी कांप रही थी। ग्लास को टेबल पर रखते हुए आरुषि सर्वेंट से कहती है, तुम फटाफट 3 कप चाय बनाओ और जब बन जाए तो मुझे बता देना। आरुषि किचन से निकालकर विला के पीछे वाले गेट से गार्डन एरिया में पहुंचती है और वह लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए घबराती हुए कहती है, यह नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सुशांत यहाँ पर क्या कर रहा है? वह पागल हो गया है क्या? मैं उसे अनिरुद्ध से बचाने की इतनी कोशिश कर रही थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध सुशांत एक दूसरे के कभी भी आमने सामने आए, और वह बेवकूफ़ लड़का आज खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर यहाँ चला आया।
अब मैं क्या करूंगी। वहां पर सुशांत अपने बारे में बता रहा होगा और अगर अनिरुद्ध को शक हो गया तो वह पीछे पड़ जाएगा। जब तक वह बाल की खाल नहीं निकलेगा वह चैन से नहीं बैठेगा। वैसे भी अनिरुद्ध के मन में तो कहीं ना कहीं मेरे और सुशांत के रिश्ते को लेकर एक शक है। ये सच है कि उसने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इस बात को भूल गया है। सुशांत नाम सुनते ही उसके अंदर वह की चिंगारी फिर से जल जाएगी। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां कम हुई है। हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, वह भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कि नहीं भूल सकती कि अनिरुद्ध एक माफिया है। उसका दिमाग कब घूम जाए, कब वह बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, कहना मुश्किल है। और क्या पता वह कुछ ऐसा कर दे जो मैं नहीं चाहती। मुझे सुशांत को यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ भी करके उस अनिरुद्ध से दूर करना होगा। हे भगवान, रास्ता दिखा। तारांकन। अनिरुद्ध, नैना ये कौन है? तुमने उनके बारे में मुझे नहीं बताया। अच्छा, कोई बिजनेसमैन है जो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। नैना सुशांत की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, अनिरुद्ध क्या तुम अब भूल गए हो लोगों को असलियत पहचान? तुम्हें किस तरह से लगता है कि यह कोई बिजनेसमैन होगा? यह मेरा असिस्टेंट है जिसे कुछ 7 दिन पहले ही मैंने अपने लिए हायर किया है, जो मेरे ऑफिस के साथ मेरे घर की और दूसरे कामों में मुझे असिस्ट करेगा। तुम तो जानते हो मुझे एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए था, बस मिल गया मुझे। सुशांत अनिरुद्ध को गुस्से से देख रहा था। जैसे ही अनिरुद्ध सुशांत की तरफ देखता है, अनिरुद्ध अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लेकर आ जाता है। वही आरुषि सर्वेंट के साथ हाल में पहुंचती है। सर्वेंट उनको चाय के कप देता है। आरुषि तो बिल्कुल भी अनिरुद्ध के सामने सुशांत से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि मुझसे बात करने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि उसे जानना था कि वह यहाँ पर क्यों आया है, वह नैना के साथ क्यों है। अनिरुद्ध चाय का एक सिप लेकर सुशांत की तरफ देखकर कहता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं तुम्हें कहीं तो देखा है। अनिरुद्ध के सवाल से आरुषि घबरा जाती है और वह सुशांत की तरफ देखते हैं। जितना आरुषि घबरा रही थी, सुशांत उतना ही शांत था। सुशांत, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। हो सकता है कि कोई वह जैसा ही दिखने वाला हो। वह कहते हैं ना, दुनिया में एक तरह के 7 लोग होते हैं। मैं आपसे कभी नहीं मिला। अनिरुद्ध, सही कहा तुमने। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ। अब तक तुमने अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तुम नैना की असिस्टेंट हो, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके लिए नैना ने तुम्हें चूज किया। सुशांत अपना परिचय देने जा रहा था और आरुषि की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नैना की नज़र आरुषि पर थी। सुशांत कुछ कहे तभी नैना बीच में उसे ठोकते हुए कहती है, रुको एक मिनट अनिरुद्ध, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। और तुम तो जानते हो तुम्हारा और क्या है, अच्छे से अच्छे इंसान तुम्हारे आगे घबरा जाए, इसलिए ये तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं ही दे देता हूँ। ये जो मेरा असिस्टेंट है, इसका नाम अभय खुराना है और यह बिजनेस के फाइनल ईयर में है। इनके पापा की पुणे में एक क्लॉथ की फैक्ट्री है जो काफ़ी फेमस है, लेकिन उतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है। पास होकर ही अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफिस के काम और उनके तरीकों को सीखने के लिए यह मुझे असिस्ट करना चाहता है। मैं इस पार्टी में मिली थी और मुझे इसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस समय ये बहुत फंबल कर रहा है, लेकिन यकीन मानो यह अपने काम में बहुत अच्छा है। नैना के इंट्रोडक्शन से जो उसने सुशांत के लिए दिया था, जिसे सुनकर आरुषि और सुशांत दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने हर एक बात झूठी बताई थी। ना तो सुशांत को समझ में आ रहा था और नहीं आरुषि समझ पा रही थी। सुशांत और आरुषि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए नैना से कहता है, तुमने काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। खैर, तुमने चुना है तो मुझे विश्वास है कि कुछ सोचकर ही चुना होगा, तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना काम को शुरू करते हैं। नैना आरुषि की तरफ देखती है, जो कि डर के मारे हक्का बक्का हो रखी थी। नैना इतराते हुए आरुषि से कहती है, नैना तुम्हें अनिरुद्ध से कुछ कहना है क्या? क्योंकि तुम काफी देर से यहाँ खड़ी हो। आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था और उसे समय उसे कोई दूसरा जवाब भी नहीं सोच रहा था। उसके घबराते हुए एक्सप्रेशन को देखकर अनिरुद्ध कहता है, आरुषि मुझे लगता है कि कल तुम्हारी नींद ठीक से नहीं हुई है, जो तुम जाकर आराम करो। आरुषि, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह मैं बस इसलिए खड़ी थी, तुम कह रहे थे ना कि तुम पहले नाश्ता करोगे, तो बस उसी के लिए। अनिरुद्ध, हाँ मैंने कहा था, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि काम करते हुए लंच टाइम हो जाएगा, तो ये सीधा लंच करके यहाँ से जाएंगे, इसलिए नाश्ता कैंसिल। आरुषि, ठीक है, तो आप सभी अपना काम कीजिए, मैं कमरे में जाती हूँ। आरुषि कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या। आरुषि घबराते हुए, यह क्या मुसीबत है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा दम घुट रहा है। एक तरफ अनिरुद्ध, दूसरी तरफ सुशांत, और यह नैना ने सुशांत के बारे में सब कुछ झूठ क्यों बताया?
एक तरफ उसने सही भी किया, अनिरुद्ध को शक तो नहीं होगा लेकिन कि झूठ बोलने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना कुछ जानती हो, लेकिन उसे क्या पता होगा, उसे क्या मतलब मेरी और सुशांत से। तो फिर यह क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, उसे इस घर में तो बात कर नहीं सकती, कॉलेज में जा नहीं पाऊंगी और सुशांत हर रोज यहाँ पर आएगा, वह मुझे और अनिरुद्ध को देखेगा, चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या चाहती हूँ। मुझे सुशांत के लिए डर लग रहा है या अनिरुद्ध के लिए। फिलहाल मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या। आरुषि को एक आइडिया आता है, वह अलमारी खोलती है और अपने साड़ियों की सबसे नीचे जो उसने अपना फोन छुपा के रखा था, जो वह तब लेकर आई थी जब रोहित के साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने पुराने घर गई थी, और वहां से आने के बाद आरुषि ने उसे फोन को स्टोर भी कर लिया था, बस उसे यूज नहीं किया था। आरुषि कमरे का दरवाजा बंद करती है और वह अपने मोबाइल को स्विच ऑन करती है और उसमें से सुशांत का नंबर निकलती है और कमरे में रखे लैंडलाइन फोन से सुशांत को कॉल करती है। वहीं हाल में सुशांत पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिससे अनिरुद्ध और नैना दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और वह उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। सुशांत कॉल कट कर देता है। आरुषि दोबारा सुशांत को कॉल करने लगती है, सुशांत फिर से कॉल कट कर देता है। कम से कम 5-6 बार आरुषि उसे कॉल लगाती है, क्योंकि उसे हर हाल में सुशांत से बात करनी थी। और तभी अनिरुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, या तो तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या फिर बाहर जाकर इसे अटेंड कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे काम को डिस्टर्ब कर रहे हो। नैना, तुमने कैसा असिस्टेंट रखा है जिस काम के एथिक्स के बारे में नहीं पता। नैना, आई एम सॉरी अनिरुद्ध। नैना सुशांत को गुस्से से देखते हुए कहती है, पहले ही दिन तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी, जो इसे जाकर अटेंड करो। कोई इतनी बार कर रहा है तो डेफिनेटली जरूरी कौन होगा। घर से बाहर जाकर बात करना, तुम्हारी आवाज यहाँ नहीं आनी चाहिए। सुशांत गार्डन एरिया में पहुंचता है और दोबारा से उसे पर कॉल आता है। सुशांत जैसे ही फोन को उठाकर कुछ कहने वाला होता है, तभी सामने से आरुषि की आवाज आती है। हेलो सुशांत, मैं आरुषि बोल रही हूँ, तुम इस समय अनिरुद्ध और नैना से कहीं दूर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। Just 62 अनिरुद्ध विल किल आरुषि। सुशांत की अचानक राणा विला में एंट्री से सुशांत से ज्यादा आरुषि घबरा गई थी। अचानक से उसका नैना के साथ काम करना, वहीं दूसरी तरफ नैना का सुशांत के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन झूठा देना आरुषि को हैरान कर रहा था और बहुत परेशान भी। इसलिए आरुषि मजबूर होकर अपना वह मोबाइल निकलती है, जो वह लेकर तो जरूर आ गई थी, लेकिन उसने उसे यूज नहीं किया था। आरुषि सुशांत को कॉल करते हैं। सुशांत गार्डन एरिया में आकर जैसे ही कॉल रिसीव करता है, सामने से आरुषि की आवाज आती है। हेलो सुशांत, मैं आरुषि बोल रही हूँ, इसी समय अभी अनिरुद्ध और नैना से दूर चले जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरुषि की आवाज सुनकर सुशांत उतावला होकर कहता है, आरुषि तुम ठीक हो ना? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इस आदमी के सामने बैठा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि उसका गला पकड़कर उसे वही मार डालो। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखी जा रही। तुम उसे आदमी के साथ 24 घंटे इस घर में कैसे रह लेती हूँ? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सुशांत के उन बातों से आरुषि खामोश हो जाती है। क्या वह कैसे बताएं कि सुशांत के लिए वह इतना बुरा बोल रहा है? अब आरुषि को वह बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि अब तो उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई है, लेकिन इसके बारे में सुशांत को नहीं बता सकती। आरुषि सुशांत की बात को कट करते हुए कहती है, अभी इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, तो मुझे बताओ कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ बताया है। सिर्फ नैना तुमसे कब मिली? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुशांत, आरुषि परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एक्चुअली वो सुशांत अपनी बात आगे कही, तभी सर्वेंट आता है और वह सुशांत के पास आकर कहता है, सर आपको नैना में बुला रही है। सुशांत, ठीक है मैं अभी आया, उनसे कह दीजिए। सर्वेंट के जाने के बाद सुशांत आरुषि से कहता है, आरुषि मुझे फोन रखना होगा, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, वरना वह नैना मुझ पर फिर बकवास करेगी। और डोंट वरी, अब तक हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। फिर से तुम्हारा कौन सा नंबर है? आरुषि, यह मेरा नंबर नहीं है, मेरे कमरे का लैंडलाइन का नंबर है। मुझे अपना पुराना फोन मिल गया था, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं था, उसमें से तुम्हारा नंबर निकाल कर मैं कॉल कर रही हूँ। लेकिन प्लीज तुम इस पर कॉल मत करना, कभी गलती से अनिरुद्ध उठा लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुशांत, मैं सब समझ गया, हमसे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सही वक्त में तुम्हें सब बताऊंगा। और यहाँ से निकलने का भी रास्ता मुझे ढूंढना होगा, मैं 3 महीने तक इस रहना के साथ काम नहीं कर सकता। इतना कहते हैं सुशांत फोन कट कर देता है। आरुषि सुशांत के जवाब को सुनकर हैरान होते हुए कहती है, 3 महीने नहीं, 3 महीने में तो सारा सच बाहर आ सकता है। कुछ करना होगा, सुशांत से भी बात करनी होगी और कोई प्लान बनाना होगा। मैं अपना और सुशांत का सच अनिरुद्ध के सामने नहीं लाने दे सकती। तारांकन, दोपहर के 12 बजे अनिरुद्ध अपने कॉलर के बटन को खोलकर एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आज के लिए काफी है।
नैना जो कुछ आज किया है उसके एक लिस्ट बनाकर मुझे ईमेल कर देना, और हाँ अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने के लिए, लेकिन फिर भी 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें काम को अच्छे से संभालता है और ऑफिस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो माया और रोहित वहाँ हैं ही, तो उनसे डिस्कस कर लेना। नैना डोंट वरी, मैं यूथ में सब संभाल लूंगी। अनिरुद्ध तो चलो फ्रेश होकर लंच करते हैं। सुशांत मुझे माफ करना लेकिन मैं लंच के लिए नहीं रुक पाऊंगा, मुझे कहीं और जाना है। सुशांत के जवाब पर नैना और अनिरुद्ध उसे एक रूडली एक्सप्रेशन देते हुए देख रहे थे। वहीं पर सुशांत अपने मन में कहता है, जिस घर के मेरी खुशियां छीन ली, जिसने मेरी आरुषि को मुझसे छीन लिया, मैं उसे घर का खाना नहीं खाऊंगा। मजबूरी थी कि चाय पीनी पड़ गई, वरना ये भी ना पीता। अनिरुद्ध कुछ कहता तभी वहां पर आरुषि पहुंचती है और अनिरुद्ध की तरह देखते हुए कहती है, आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो खाना खा लीजिए। नैना हल्का सा मुस्कुराती है सुशांत की तरफ देखकर, फिर वह आरुषि को देखते हुए कहती है, आरुषि यह जो मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर अभय खुराना, ये यहाँ से बिना खाए जा रहे हैं, क्या यह अच्छी बात है? तुम बोलो ना, तुम बोलोगी तो ये रुक जाएंगे। नैना की इस बात पर अनिरुद्ध, आरुषि और सुशांत एक साथ उसे देखते हैं, जिस पर नैना हल्के से हंसते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब है कि तुम इस घर के बड़े बहू हो, इस घर की रस्मों और रिवाज को तुम फॉलो कर रही हो, और तुम्हें तो पता है ना इस घर का रूल है कि कोई भी मेहमान भूखे पेट घर से नहीं जाता, वह भी तब जब लंच टाइम है और मैं अनिरुद्ध खाने के लिए जा रहे हैं। आरुषि वैसे तो नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है, लेकिन वह नैना की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह सुशांत की तरफ देखकर हिचकी चाहते हुए कहती है, आप भी रुक जाए, खाना खाकर ही जाएगा। सुशांत जी बिल्कुल, आप कह रही है तो मैं जरूर रुकूंगा। सुशांत तुरंत हाँ कह दिया था, जिसे देखकर नैना मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी छोटी बातों को अनिरुद्ध जरूर नोटिस करेगा। वही अनिरुद्ध गौर से सुशांत को देखा है और वह अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर सुशांत को गौर से देखते हुए कहता है, क्या बात है, मेरी पत्नी के कहने पर मान गए, चलो अच्छा है। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ता है और वह उसे लेकर हाल से चला जाता है। सुशांत अनिरुद्ध को जाते हुए गुस्से से देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से अनिला आरुषि का हाथ पकड़कर उसे ले गया। नैना चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, वह सर्वेंट कब से खड़ा है। नैना जैसे ही जाने लगते हैं सुशांत उसे रोककर कहता है, एक मिनट पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है। आपने अनिरुद्ध राणा को मेरे बारे में सब कुछ झूठ क्यों बताया? ना तो मेरा नाम अभय खुराना है, ना मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा हूँ, और नहीं मैं कोई बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। नैना अपने होठों पर उंगली रखते हुए सुशांत की तरफ आगे बढ़कर गुस्सा से धीमी आवाज में कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो और फिर इस विला में इतनी ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। तुम शुक्र मानो कि तुम्हारी जितनी औकात नहीं है उससे ज्यादा तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है। तुम्हें अनिरुद्ध राणा के घर में लंच करने का मौका मिल रहा है इसलिए क्योंकि मैंने उसके सामने तुम्हारी झूठी पर्सनैलिटी क्रिएट की। अगर मैं उसे यह कहती कि जिसे मैंने अपना असिस्टेंट बनाया है कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो एक नॉर्मल सी एजुकेशन ले रहा है और वेटर की नौकरी करता है, तो मेरा क्या इंप्रेशन रह जाता। नैना आहूजा का भी एक क्लास है, उसके घर में काम करने वाले नौकर का भी एक स्टैंडर्ड है और तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ कहा। अगर मैं ये सब तुम्हारी रियलिटी बता देती ना तो इसी वक्त तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता। सुशांत गुस्से से, अगर मेरा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं तो फिर आपने मुझे नौकरी क्यों दी? क्योंकि मैं तो मना कर रहा था, आप ही आगे से चलकर मुझे ऑफर दे रही थी। सुशांत के सवाल पर नैना सकपका जाती है और उसकी बात पर हड़बड़ाते हुए वह जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम इस एटीट्यूड में बात कर रहे हो जैसे कि मेरी गलती है। मैंने वह कॉन्फिडेंट देखा, मैंने तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी अच्छी इसलिए मैंने तुम्हें चुना। जब जिंदगी ऐसे मौके देती है तो लपक लेने चाहिए। तुम्हें एहसास है 1 महीने के 1 लाख रुपए उस वेटर की नौकरी से कितना ज्यादा कमा रहे हो? अगर एक झूठ बोल दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? अपने जुबान पर लगा में रखो, कुछ मत बोलना। आपसे तुम अभय खुराना हो, बस जो जाकर फ्रेश हो जाओ। तारांकन नैना वॉशरूम में अपने चेहरे को पानी से धोकर जैसे ही शीशे में देखती है वह हंसने लगती है। अपने हंसी को रोकते हुए नैना कहती है, क्या बात है, इस बार तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। मैं जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुशांत की एंट्री से आरुषि के तो पैरों की जमीन खिसक के चली गई, बेचारी हो गई थी। वह सुशांत से नजरें नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक चीज हो गई, जब आरुषि और सुशांत एक दूसरे को मिले थे उनके चेहरे पर जो रिएक्शन था वह अनिरुद्ध को भी देखना था। साफ पता चल रहा था कि ये दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता है। खैर आगे बहुत मौके आएंगे और एक ऐसा मौका जहां पर अनिरुद्ध को यह एहसास हो जाएगा कि सुशांत वही है जिसके लिए आरुषि ने उससे पंगा लिया था। बल्कि मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि आज आरुषि और सुशांत ने एक दूसरे को पहचानने से मना कर दिया। मतलब सुशांत अनिरुद्ध के सामने एक झूठी पर्सनैलिटी बनाकर रहेगा।
सच आरुषि भी जानती है, लेकिन वह भी अनिरुद्ध को नहीं बताएगी, और जब ये खुलासा होगा तो उसको डबल झटका लगेगा। उसके घर में आ रहा है और आरुषि से उसका एक इंटरेक्शन हो रहा है, और आरुषि इस बात का खुलासा अनिरुद्ध को नहीं कर रही है। उसके मन में जो शक होगा वह और भी पक्का हो जाएगा। चाहे आरुषि अनिरुद्ध के कितने भी करीब क्यों ना आ रही हो, लेकिन जो सुशांत उसके लिए इम्पोर्टेंट है वह अनिरुद्ध कभी नहीं हो सकता, और वह मेरा आखिरी दांव होगा जहां मैं आरुषि और सुशांत का रिश्ता कन्फर्म कर दूंगी, चाहे वह हो भी या नहीं भी। फिर अनिरुद्ध और आरुषि का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। या तो अनिरुद्ध सुशांत को मार देगा या आरुषि और सुशांत दोनों को मार देगा। अनिरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, धोखा नहीं। इतना कहते ही नैना हंसने लगती है। तारांकन। आरुषि तौलिया लेकर कमरे में अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, क्योंकि फिर से वह सब एक साथ आमने सामने आने वाले थे। तभी अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक डिफरेंट रिएक्शन था। वह उसी से तौलिया लेता है और अपने चेहरे को पोंछने लगता है। आरुषि, क्या हुआ? तुम अचानक से कमरे में आकर इतनी शांत क्यों हो गए? अनिरुद्ध तौलिया को बैग पर पटकते हुए एक रूडली टोन में कहता है। तुम्हें उसे खाने पर रोकने की क्या जरूरत थी? वैसे भी उसने मना कर दिया था। आरुषि, मुझे क्या पता था कि उसने मना कर दिया है, और वैसे भी मुझे तो नैना ने कहा था ना, और उसने बोला था ना कि परिवार के रूल्स है, तो वह कहीं ना कहीं सही कह रही थी, तो इसलिए मैंने रोक लिया। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? अनिरुद्ध, पता नहीं, पर वह लड़का बहुत अजीब लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सोचकर नैना ने उसे अपना असिस्टेंट रख लिया। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही गंभीरता थी। मुझे देखते हुए ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझे गुस्सा से घर रहा है, जैसे कि मैं उसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने पूछ लिया, लेकिन मुझे जलन हो रही है। वैसे नहीं मान रहा था तुम्हारा, एक बार कहते ही मान गया। क्या चक्कर है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं आ गई? आरुषि अनिरुद्ध की उन बातों को उसके दिमाग से निकलते हुए कहती है। तुम फालतू की बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मना किया, उसके बाद किसी ने दोबारा कहा ही नहीं। मैं कह दिया, इसलिए उस सम्मान में वह मान गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बीवी इतनी भी खास नहीं है कि सबको पसंद आ जाएगी। अनिरुद्ध आरुषि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए एक फ्लर्टी टोन में कहता है। तुम कितनी खास हो वह मुझसे पूछो। तुम बहुत खूबसूरत हो। कोई दोहरा नहीं है कि किसी भी दूसरे मर्द की निगाहें तुम पर अटक जाए, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे फिलहाल तो मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर उसे लड़के की नज़र तुम पर गई, क्या उसने तुम्हें पसंद भी कर लेना? आरुषि, तो बता रहा हूँ, अंजाम बहुत बुरा होगा। जो मेरा है उसे पर कोई और नज़र डाले। मेरी बीवी को कोई चाहे भी मुझे ये गवारा नहीं है। अनिरुद्ध की बातों से आरुषि घबरा जाती है, और वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है। तुम भी क्या बातें कर रही हो? ये सब बातें बंद करो और चलो तुम खाने जाओ। अनिरुद्ध, तुम नहीं आ रही? आरुषि, नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं है। अनिरुद्ध, तो फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा? क्या चाहती हो तुम? नैना मुझे खाना खिलाए। अनिरुद्ध के जवाब पर आरुषि उसे गुस्से से देखते हुए कहती है। तुम लैपटॉप पर काम कर रहे हो, अपने हाथ को इतना उसे कर रहे हो कि खाना खा सकते हो। हर चीज में नैना को लाना जरूरी नहीं है, और अगर तुम्हें देना के हाथ से खाने का इतना ही शौक है तो चले जाओ और खा लो उसके हाथ से खाना। आरुषि की जेलसी से देखकर अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है। जो मेरी पत्नी है तो फिर मैं किसी और के हाथ से खाने क्यों खाऊंगा? आरुषि नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह डाइनिंग टेबल पर जाएगी तो उसे अनिरुद्ध को भी खाना खिलाना पड़ेगा। वो भी अपने हाथों से खाना खिलाएगी तो सुशांत को फर्क पड़ेगा, और इससे सुशांत का रिएक्शन निकलेगा। भले ही उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए फीलिंग्स बदल गई है, लेकिन सुशांत के लिए आज भी वही अनिरुद्ध है, और उसे डर था कि कहीं सुशांत के अंदर भरा हुआ अनिरुद्ध के लिए गुस्सा आज ही फूटना पड़े और वह कोई ऐसी हरकत ना कर दे, या ऐसी बात कोई बाहर ना आ जाए जिसे अभी तक उन दोनों ने छुपाकर रख रखा है। इसलिए आरुषि अनिरुद्ध को मना करते हुए कहती है। अनिरुद्ध, प्लीज, मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, और वैसे भी अभी तुम ऑफिस के लोग हो, मेरा वहां थोड़ा अजीब लगेगा, तुम जाओ। अनिरुद्ध, ठीक है, तुम आराम करो। जिससे अनिरुद्ध के मन में सवाल आ जाए, इसलिए वह चाहती है कि जितना हो सके सुशांत और अनिरुद्ध के बीच में से दूर हट जाए, इसलिए दोबारा मना कर देती है कि वह उसके साथ। 63 नैनर्स मूव अगेंस्ट आरुषि। जहां एक तरफ आरुषि और अनिरुद्ध धीरे धीरे करीब आ रहे थे, अचानक से नैना ने उनकी जिंदगी में सुशांत की एंट्री करके एक भूचाल सा ला दिया। सुशांत के अनिरुद्ध के घर में आने के कारण आरुषि परेशान हो जाती है। एक तरफ अनिरुद्ध है जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स आने लगी है, और एक तरफ सुशांत जो उसका पहला प्यार है, लेकिन अब आरुषि के मन में सुशांत के लिए फीलिंग है या नहीं इसके बारे में उसे कोई एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी सुशांत की जिंदगी को बचाना चाहती है। आरुषि जानते हैं कि अनिरुद्ध उसके लिए अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सभी के लिए अच्छा है।
अगर अनिरुद्ध को पता चल गया कि वही सुशांत है तो इसका कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट सुशांत और आरुषि के साथ साथ उसके और मेहनत के रास्ते पर भी आएगा। और इसी के बारे में आरुषि बहुत देर से कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही है कि इस मुसीबत से अब कैसे निकाला जाए। तभी कमरे में एंटर करता है अनिरुद्ध। आरुषि के पास आकर उससे कहता है, आरुषि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह थोड़ा नाश्ता हैवी हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिरुद्ध, फिर ठीक है। आरुषि, एक्चुअली आज रात हम एक पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे लगा कि तुमसे पूछ लेना जरूरी है कि तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। आरुषि, किस पार्टी और कहाँ जाना है? मेरा मतलब अनिरुद्ध, अभी क्या अभी इस पार्टी को अवॉइड नहीं कर सकते? मुझे भी ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए थोड़ा डर लग रहा है, क्या पता वह गुंडे आ जाए और भीड़ का फायदा उठाकर वहां पहुंच गए तो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, आरुषि, वो लोग कमजोर और बुजदिल थे, इसलिए उन्होंने ऐसे पीठ पीछे से हमला किया और वैसे भी एक बार उनकी गोली का शिकार हो गया। इसका मतलब ही नहीं कि वह फिर से मुझ पर हावी हो जाएंगे। और वैसे भी इस गोवा का माफिया मैं हूँ, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ पर मुझे बड़ा माफिया कोई नहीं। गोवा में से किसी मोहल्ले का कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर मेरा आदमी ना हो, या कि हर जगह का हाल चाल मुझे पता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स। आज रात 9 बजे तैयार रहना, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। तारांकन, रात के 9 बजे अनिरुद्ध और आरुषि पार्टी में पहुंचते हैं। मिस्टर खुराना अनिरुद्ध और आरुषि का वेलकम करते हैं। मिस्टर दिनेश खुराना अनिरुद्ध के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आरुषि से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अनिरुद्ध आरुषि जैसे पार्टी के सेंटर में पहुंचते हैं, वहां पर आरुषि की दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उस पार्टी में नैना भी थी और वह भी सुशांत के साथ। वह दोनों एक साथ थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर आरुषि की परेशान हो जाती है। आरुषि नैना और सुशांत को देखकर अपने मन में कहती है, ये सुशांत नैना के साथ, और यह इतने करीब क्यों जा रहा है? मुझे डर लग रहा है। नैना और सुशांत अनिरुद्ध और आरुषि के पास पहुंचते हैं। एक सेकंड के लिए सुशांत और आरुषि का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन आरुषि तुरंत ही अपने नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है, लेकिन उसे एक सेकंड को नैना पकड़ लेती है। वैसे भी उसने इसलिए सुशांत को अपने साथ रखा था ताकि एक तरफ से वह कंफर्म कर ले कि उन दोनों के रिश्ते का सच क्या है और फिर वह वार करे। नैना मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पार्टी में आए, मुझे तो लग रहा था कि तुम अवॉइड करोगे। नैना बात कर ही रही होती है कि तभी दिनेश खुराना, जिसके पार्टी में आरुषि और अनिरुद्ध आए हैं, वह उनके पास पहुंचते हैं। अपनी पत्नी के साथ दिनेश खुराना आरुषि की तरह इशारा करते हुए कहते हैं, मेघा, यह है अनिरुद्ध की पत्नी आरुषि। वैसे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ने शादी कर ही ली। थैंक यू भाभी, मेरे दोस्त की जिंदगी में आने के लिए और उसकी जिंदगी को संवारने के लिए। दिनेश की बोली हुई उसे लाइन से अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है। आरुषि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुरा जाती है, लेकिन साथ में खड़े नैना और सुशांत दोनों को हुई यह बात नहीं पसंद आए और उनके चेहरे पर गुस्सा जलन साफ दिखाई दे रहा था। मेघा, तुम बहुत खूबसूरत। आरुषि, अनिरुद्ध ने अपने लिए बिल्कुल सही पार्टनर चुनी है। अनिरुद्ध की तरफ देखकर, अनिरुद्ध अब शादी कर ली है, इसे निभाना भी है। आरुषि का हाथ कभी मत छोड़ना। अनिरुद्ध आरुषि के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं भाभी, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको जानती है ना, एक बार जिसे मैं हाथ पकड़ लिया उसे कभी हाथ नहीं छोड़ता, और ये तो मेरी पत्नी है, मेरी आरुषि है, कैसे छोड़ सकता? मरते दम तक यह मेरे साथ है और मैं इसके साथ। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि खुद को बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ अनिरुद्ध और दूसरी तरफ सुशांत खड़ा है, जिससे वह प्यार करती है, उसके साथ उसने वादा किया था अपनी जिंदगी निभाने का, अपनी जिंदगी बिताने का, जिसके साथ भी अपने खुशहाल परिवार के सपना देखा करती थी। और एक तरफ अनिरुद्ध, जो उसे उसकी कुछ फीलिंग्स जुड़ गई है, जहां से एहसास हो गया है कि अब वह अनिरुद्ध को नहीं छोड़ सकती। जितनी आरुषि को गिल्टीनेस हो रही थी, वही सुशांत को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह वहां और नहीं रुक पाता और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। सुशांत के इस रिएक्शन को देखकर नैना को ये समझ में आ जाता है कि इनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का नहीं है, दोस्ती से ज्यादा का है। जो उसे लगता था वही सही है। तारांकन, म्यूजिक प्ले होता है। सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं। आरुषि और अनिरुद्ध भी एक दूसरे के साथ क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, उसकी नज़र सिर्फ आरुषि पर ही होती है। वही आरुषि मुस्कुराते जरूर रही होती है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है, क्योंकि सुशांत उन्हें देख रहा है। सुशांत आरुषि और अनिरुद्ध को जो एक साथ डांस करते हुए देखकर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन वह कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और उसे आरुषि से बात भी करनी थी। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़े नैना इस मौके का फायदा उठाती है। सुशांत के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या हम भी डांस कर सकते हैं?
वैसे तो सुशांत को नैना के साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह भी आरुषि को जेलसी फील करवाना चाहता था जो उसे समय वह खुद फील कर रहा था, इसलिए वह नैना के उसे प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है। नैना और सुशांत एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। आरुषि की जब नज़र सुशांत और नैना पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है, लेकिन उसे जलन बिल्कुल भी नहीं होती है। तारांकन पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध, आरुषि, सुशांत, नैना और कुछ 20 और गेस्ट फिर भी रुके रहते हैं, जिनके लिए एक स्पेशल डिनर का आयोजन किया गया था। एक लंबी सी टेबल थी जिस पर 20-25 लोगों की एक साथ बैठने का इंतजाम किया गया था। आरुषि, अनिरुद्ध एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने सुशांत और नैना बैठे हुए थे। जितना आरुषि पार्टी से जाने की कोशिश कर रही थी वह उतना ही लेट होते जा रहे थे। सभी लोग डिनर कर रहे थे और जो टॉपिक उसे समय वहां पर चढ़ा हुआ था उसी पर अपनी राय दे रहे थे। सुशांत और आरुषि खामोश थे। तभी खाना खाते हुए अचानक से अनिरुद्ध को खांसी होने लगती है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। अनिरुद्ध पानी भी पीता है लेकिन उसकी खांसी नहीं रुकती। आरुषि अनिरुद्ध के लिए परेशान हो जाती है और वह खड़े होकर उसकी बैक को सहलाते हुए कहती है, तुम्हें अचानक से इतनी खांसी क्यों हो रही है अनिरुद्ध? तुम्हें धीरे धीरे खाना चाहिए खाने की। आरुषि अनिरुद्ध की पैक को सलाई जा रही थी और आसपास के सभी लोग अनिरुद्ध और आरुषि को देख रहे थे। तभी उनमें से गेस्ट अनिरुद्ध को आरुषि की तारीफ करते हुए कहती है, हाउ स्वीट मिस्टर अनिरुद्ध राणा, आप तो बहुत लगी है, कितनी प्यार करने वाली लड़की मिली है। जैसे ही देखा आपको खांसी होने लगी है, अपना खाना छोड़ दिया और खड़े होकर आपकी बैक को सहला रही है। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और आरुषि का हाथ पकड़ कर कहता है, थैंक यू आरुषि, लेकिन अभी ठीक हूँ, चलो बैठ जाओ, तुम भी अपना खाना खाओ। अनिरुद्ध के कहने पर जैसे ही आरुषि अपनी चेयर पर बैठती है उसकी नज़र सामने जाती है जहां से सुशांत उसे गुस्से से घूर रहा होता है। सुशांत को आरुषि का अनिरुद्ध की इतनी परवाह करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आरुषि घबराते हुए पानी का एक घूंट पीती है और आरुषि के चेहरे पर उसे घबराहट को नैना देखकर अपने मन में कहती है, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सुशांत और आरुषि का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का नहीं है बल्कि यह एक रिश्ते में भी थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शादी के बाद भी आरुषि और सुशांत का रिश्ता टूटा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत उसे देखकर गुस्सा हो रहा है और जिस तरह से सुशांत को देखकर आरुषि को नर्वस कर रही है, आरुषि घबरा रही है, इससे पता चल रहा है कि आरुषि अपनी ही झूठ से कितना ज्यादा डर रही है। बस अब मुझे और ज्यादा इंतजार या कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अब सुशांत और आरुषि के रिश्ते का पर्दाफाश करना है। अब मैं इस लड़की को अनिरुद्ध की जिंदगी में सहन नहीं कर सकती। मुझे मेरा अनिरुद्ध वापस चाहिए। मुझे मेरी और अनिरुद्ध की वह पुरानी जिंदगी वापस चाहिए जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, बिना किसी तरह की कोई रोक टोक वक्त बिताते थे। वह प्यार हो, रोमांस। आरुषि के आने के कारण सब खत्म हो गया। अब बस बहुत सहन कर लिया, अब फाइनल वार बाकी है। तारांकन आरुषि और अनिरुद्ध घर जा रहे होते हैं। कार में खामोशी होती है। अनिरुद्ध देखता है कि आरुषि के चेहरे पर एक खामोशी है। आज पार्टी में बहुत जगह अनिरुद्ध और आरुषि की शादी को लेकर चर्चा हुई थी और इस कारण आरुषि परेशान है। वह अतीत जो कहीं ना कहीं आरुषि के लिए बहुत बुरा है उसे फिर से याद आ गया है। अनिरुद्ध अपने मन में, मुझे पता है आरुषि इस समय क्या सोच रही है। मिस्टर माथुर और श्रीमती माथुर ने जब हमसे हमारी पहली मुलाकात के बारे में और शादी के बारे में पूछा था तो आरुषि के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। भले ही आज हमारे बीच में नजदीकी है, धीरे धीरे सब सही हो रहा है, लेकिन ना तो मैं भूल सकता हूँ और आरुषि तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती कि उसके साथ कैसे मैंने शादी की थी। उसको उसके माँ बाप से खरीद कर जबरदस्ती उसे अपनी दुल्हन बनाया था। भले ही आज आरुषि के मन में मेरे लिए अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन मैंने उसके साथ किया तो बुरा था ना। अब मुझे सब कुछ सही करना होगा। अब मुझे और देख नहीं करनी चाहिए। मुझे आरुषि को अपने दिल का हाल बता देना चाहिए। मैं उसे प्यार करता हूँ कि मुझे उसे बता देना चाहिए। कल मैं आरुषि को अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर दूंगा। मैं अब और हमारे बीच में दूरियां नहीं चाहता। Just 64 सुशांत realizes that आरुषि has fallen in love with अनिरुद्ध। एक गहरी सांस लेते हुए नैना कार की खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, सच कहा है कि वक्त हर चीज को सही कर देता है। कभी कभी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह चीज कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वक्त के कारण वह चीज कुछ ऐसी बन जाती है, यकीन नहीं होता। नैना की इस पहेली से बात पर गाड़ी चला रहा सुशांत उसकी तरफ चेहरा कर कर कहता है, आप क्या कहना चाह रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, किसकी बात कर रही हैं आप? नैना सुशांत की तरफ देखकर एक छोटी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए कहती है, मैं अनिरुद्ध और आरुषि की बात कर रही हूँ। नैना की बात सुनकर सुशांत के चेहरे पर एक गंभीरता जाती है और उसके बाद वह नैना की तरफ देखकर एक रुड टोन में कहता है, क्या मतलब है आपका अचानक से? आरुषि, सुशांत का क्या लेना देना आपके इस बात से?
नैना मुस्कुराते हुए, तुम एक राज की बात बताओ। आरुषि और अनिरुद्ध की शादी लोगों के सामने बहुत जल्दीबाजी में हुई है और लोग हैरान भी है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता। वह मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अनिरुद्ध की सेक्रेटरी हूँ और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी। वैसे तो नैना जानती थी कि सुशांत पूरी कहानी जानता है, लेकिन फिर भी नैना आरुषि और अनिरुद्ध की शादी की सच्चाई सुशांत के सामने रख देती है कि कैसे अपने भाई को बचाने के लिए अनिरुद्ध ने आरुषि को उसके माँ बाप से खरीद कर उससे शादी कर ली। और यह सुनते ही सुशांत के अंदर का गुस्सा निकल पड़ता है, वही तुमसे गाड़ी रोक देता है। नैना अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या मैं रोकने को कहा? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। सुशांत गाड़ी स्टार्ट करता है और एक एग्रेसिव टोन में नैना से कहता है, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही है? नैना, बस ऐसे ही तुमने पूछा कि अचानक से आरुषि अनिरुद्ध कैसे आ गई, तो बस उसके लिए पूरी कहानी जरूरी है, ना कि कैसे एक वक्त पर अनिरुद्ध और आरुषि ने मजबूरी और बदले के कारण यह शादी की थी। शुरुआत में उनके बीच में सिर्फ नफरत थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ना तो अनिरुद्ध आरुषि को पसंद करता था और ना ही आरुषि अनिरुद्ध को। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे, लेकिन देखो इन 20 दिनों के अंदर क्या खेल घुमा है। अचानक से अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं, जैसे कि उनके बीच में कभी दूरियां थी ही नहीं। सुशांत गुस्से से, मुझे तो नहीं लगता, मुझे हम किसी भी तरह से पति पत्नी नहीं लगता। और उन आरुषि के चेहरे पर तो साफ नजर आता है कि वह उस आदमी में से कितनी परेशान है। सुशांत की बात सुनकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जो वह चाह रही थी वही हो रहा था। नैना, ऐसी फालतू बातें मत करो। और तुम्हें आए हुए कितना दिन हुआ है? सिर्फ एक। मैं अनिरुद्ध को बहुत सालों से जानती हूँ, मैं अब देख रही हूँ, मैं इतने सालों में कभी नहीं देखा। आरुषि के साथ रहकर मुस्कुराने लगा है। आरुषि जिस तरह से उसका ख्याल रखती है, मुझे ऐसे लगता है कि अनिरुद्ध को आरुषि पसंद आ गई है। और मुझे तो ये भी लगता है अनिरुद्ध ही नहीं, आरुषि भी अनिरुद्ध को बहुत पसंद करने लगी है। नैना सुशांत की तरफ देखती है जो गुस्से से लाल हो रहा था। उसके अंदर की आग को और भड़काते हुए नैना कहती है, मुझे लगता है कि उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई है, और वह भी जयपुर में। सुशांत गुस्से से, क्या मतलब है आपका? कैसी दूरियां और जयपुर का क्या मतलब है? नैना हंसते हुए, सुशांत क्या सच में तुम्हें दूरियों का मतलब बताओ? मैं पति पत्नी है, एक कमरे में 20 दिन से साथ रह रहे हैं, एक बिस्तर पर एक साथ सोते हैं, तो शायद अब तुम्हें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अनिरुद्ध और आरुषि कुछ दिन पहले जयपुर गई थी, वहां वह दोनों पूरी तरह से आजाद थे। ना और उसी का कॉलेज है, ना अनिरुद्ध का ऑफिस। एक दूसरे के साथ बिताने के लिए उनके पास पूरा टाइम था, पूरे 24 घंटे। और डेफिनेटली ऑन 24 घंटे में 4 दिनों के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है, इसके बाद उन दोनों के अंदर प्यार की भावना आ गई है। वह तो पार्टी में ही नजर आ रहा था, डांस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। नैना की बात को नकारते हुए सुशांत गुस्से से कहता है, आप ये सारी फालतू बातें मेरे साथ करना बंद कीजिए। मुझे अनिरुद्ध और आरुषि की मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप ही सब मुझे क्यों बता रही है? और दूसरी बात, मुझे आप भी यही लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है? मुझे तो ये लगता है कि पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। नैना एक इतराती आवाज में कहती है, वैसे तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि उनकी लाइफ पर इस तरह से कमेंट कर रहे हो। वो दोनों पति पत्नी हैं, हर रोज साथ में होते हैं, कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? सुशांत तुम मेरे और अपने बारे में सोचो, एक रात साथ में थे और फिर भी हमारे बीच में वह सब हो गया, जबकि हम तो पति पत्नी भी नहीं है। सुशांत हिचकी चाहते हुए, हम उससे नशे में थे, वरना होश हो हवास में ऐसा कभी नहीं होता। सुशांत के इतना कहते हैं नैना एकदम से उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। सुशांत गाड़ी रोक देता है। उसके बाद नैना सुशांत के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों को चूमना शुरू कर देती है। सुशांत हैरान रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उस लस्ट में बहक जाता है और वह भी नैना को पैशनेटली किस करने लगता है। करीब 5 मिनट तक पेशेंट किस करने के बाद नैना सुशांत को जोर से खुश करती है और अपने होठों को पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ? पिछले 5 मिनट से हमें दूसरे को किस कर रहे हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? सुशांत कुछ नहीं कह पाता, जिस पर नैना सुशांत के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहती है, समझ में आ जाना चाहिए कि जो तुम सोच रहे हो वह हकीकत नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो और जिनके बीच में कोई बंदिश ना हो, तुम्हें लगता है वह दोनों खुद को रोक पाएंगे? वो शादी भले ही मजबूरी में हो गई थी, लेकिन अब यह एक हकीकत बन चुकी है। नैना की यह बात खत्म होते हैं सुशांत उसकी तरफ देखकर इतनी आवाज में कहता है, क्या हम फिर से एक और रात साथ में बिता सकते हैं? नैना फ्लैटी टोन, तो किस बात की देर है, चलो स्पीड में गाड़ी भगाओ। तारांकन पूरी रात आरुषि की यही सोच कर निकल गई कि आखिर उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ उसका दिल जो अनिरुद्ध की तरफ भाग रहा है,
उसे अनिरुद्ध से फर्क पड़ने लगा है। वहीं दूसरे तरफ सुशांत, जिससे वह एक वक्त पर प्यार करती थी, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और आज उसकी आंखों के सामने है और आरुषि किसी और के साथ है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आरुषि इसी के बारे में क्या सोच रहा होगा। पूरी रात आरुषि यही सोचती रही और सुबह से भी आरुषि यही सोच कर परेशान हो रही है कि आखिर वह क्या चाहती है। आरुषि, मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अनिरुद्ध की तरफ जा रही हूँ, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मैं सुशांत को धोखा दे रही हूँ। क्या चल रहा है मेरे अंदर, एक फैसले पर क्यों नहीं पहुँच पा रही। आरुषि अपने ख्यालों में ही थी कि तभी एक सर्वेंट उसके कमरे में पहुंचती है और उससे कहती है, आरुषि में फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए। आरुषि, क्या हुआ, किसके लग गई। सर्वेंट, वो गर्म चाय गिर गई, वह अनिरुद्ध भैया के। सर्वेंट इतना ही कह पाती है और वह आगे कुछ कहती तभी आरुषि हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कहा। अनिरुद्ध पर गर्म चाय गिर गई तो तुम इतनी देर से बोल क्या रही हो, उसे फटाफट लेकर आओ। आरुषि सर्वेंट के आधी बात ही सुनकर कमरे से चली जाती है। हाल में पहुंचते ही आरुषि अनिरुद्ध के पास जाकर परेशान होते हुए अनिरुद्ध के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जले हुए निशान को ढूंढते हुए आरुषि उस पर गुस्सा से करते हुए एक साथ बोलने लगती है, कहाँ चले हो, जल्दी बताओ तुम पर गर्म चाय कहाँ गिरी है ताकि मैं दवाई लगा सकूं। अनिरुद्ध, तुम हर काम इतनी जल्दीबाजी में क्यों करते हो, तुम्हें चाय पीने की इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ी देर चाय को ठंडी होने देते फिर पी लेते। वैसे तुम्हारे ऊपर कम मुसीबत आ रही है क्या, पहले तुम्हारा शोल्डर में चोट लग गई थी, उसके बाद तुम पर गोली चली और अब तुमने अपने ऊपर चाय गिर ली। अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ते हुए, बताओ मुझे। एक तरफ आरुषि अनिरुद्ध के लिए परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जिस तरह से आरुषि उसके लिए परेशान होकर इस पर गुस्सा कर रही है, वहीं खड़ा सुशांत गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रही थी। उसे नैना की बातों पर यकीन हो गया था कि आरुषि को अब सुशांत से प्यार नहीं रहा, अब उसके दिल में अनिरुद्ध आ गया है और उसे अनिरुद्ध से प्यार हो गया है, वह भी ऐसा वाला प्यार जो शायद उसने सुशांत से कभी नहीं किया। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पढ़कर उसके माथे को चूमता है और ये देखते ही सुशांत का गुस्से का पारा और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, आरुषि रिलैक्स, में कहीं नहीं जला हूँ, चाहे मेरे ऊपर नहीं गिरी है, चाहे नैना के पैरों पर गिर गई है, लेकिन इतनी भी नहीं, लिटिल फिंगर इफेक्ट हुई है, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि मेरे ऊपर चाय गिर गई है। आरुषि नैना के पैर की तरफ देखती है, उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना ज्यादा रिएक्ट कर दिया। उसके बाद वह सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अनिरुद्ध पर ज्वाइन नहीं गिरी है, फालतू में इतना रिएक्शन दे दिया। सर्वेंट नैना की बात पर कहती है, मैं तो आपको पूरी बात बताने ही वाली थी कि अनिरुद्ध कर के सेक्रेटरी के पैर के ऊपर चाय गिर गई है, लेकिन आप सिर्फ अनिरुद्ध सुनते ही कमरे से दौड़े चली गई, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सर्वेंट की बात सुनकर आरुषि को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वह आने से माफी मांगती है, जिस पर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल नैना को फर्स्ट एड बॉक्स दे दो। आरुषि नैना को क्रीम देती है जो उसके बर्निंग स्पॉट पर लगा सके। नैना सोफे पर बैठकर अनिरुद्ध को क्रीम देते हुए कहती है, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अप्लाई कर दोगे। नैना की बात सुनकर आरुषि हैरान होते हुए पहले नैना को देखती है और उसके बाद अनिरुद्ध को, और उसी की नजरों से ही अनिरुद्ध समझ गया था कि वह एक कदम बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, वरना आरुषि उससे ऐसे नाराज होगी कि उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक अनिरुद्ध ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसके जलन चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसे सुशांत भी देख रहा था। सुशांत आगे बढ़कर नैना से कहता है, मुझे दे दीजिए, मैं अप्लाई कर दूंगा। सुशांत की आवाज सुनकर आरुषि को एहसास होता है कि वह भी वही खड़ा है, वरना अनिरुद्ध के कारण तो वह सब कुछ भूल ही गई थी। सुशांत नैना के उंगली पर बर्निंग क्रीम अप्लाई करता है और वह एक नज़र आरुषि को देखता है कि क्या उसे फर्क पड़ा, और उसे जवाब मिल जाता है कि आवश्यक को फर्क नहीं पड़ा, नैना में सिर्फ अनिरुद्ध से कहा ही था। इस पर आरुषि के चेहरे पर गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ तो सुशांत खुद अपने हाथों से उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आरुषि के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं है जो होने चाहिए थे। और सुशांत को एक पक्का जवाब मिल गया था कि आरुषि अब आगे बढ़ चुकी है, उसे अनिरुद्ध से नफरत करते करते प्यार हो गया है। अब आरुषि उसकी आरुषि नहीं रही, अब वो अनिरुद्ध की पत्नी बन चुकी है, अब आरुषि अनिरुद्ध राणा बन चुकी है। नैना सुशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू सुशांत, मेरी मदद के लिए। तू अब हमें चलना चाहिए। अनिरुद्ध, सारी डिटेल्स मैं तुम्हें ऑफिस जाने के बाद दे दूंगी, लेट गो सुशांत। नैना और सुशांत के जाते हैं। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। आरुषि घबरा जाती है। अनिरुद्ध आरुषि के करीब जाता है और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे झटके से अपने आप से करीब करते हुए कहता है, क्या बात है, कमाल ही कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो जाती है। सिर्फ मेरे जलने की बात सुनकर तुम ऐसे घबरा गई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिस दिन मुझे गोली लगी होगी तो पर क्या बीती होगी।
अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए उसके होठों पर अपने अंगूठे को धीरे से प्रेस करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में सभी दूरियां खत्म हो जानी चाहिए आरुषि, अब शायद सही वक्त आ गया है। आरुषि घबराते हुए, कैसा वक्त? अनिरुद्ध, वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तैयार रहना। आरुषि घबराते हुए, कैसा सरप्राइज? अनिरुद्ध, बताओ तुम क्या करने वाले हो? अनिरुद्ध, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज रहेगा क्या? आज रात 8 बजे का इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। अनिरुद्ध आरुषि के गाल पर किस करके कमरे से चला जाता है, लेकिन आरुषि के मन में डर पैदा हो जाता है कि आखिर अनिरुद्ध की सरप्राइज की बात कर रहा है। आरुषि, ये किस सरप्राइज की बात कर रहा है? आई होप कि कुछ ऐसा ना हो जो मेरे पैरों तले जमीन ना खिसक जाए। सुशांत क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मुझसे बात करनी होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि चीज़ों को सही करना बहुत जरूरी है, मुझे एक फैसले पर तो पहुँचना होगा। Just 65 The truth about आरुषि सुशांत's relationship came in front of अनिरुद्ध। कुछ चैप्टर में मुझे कुछ शब्दों में मिस्टेक हो जाती है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। तारांकन आगे। तारांकन शाम के 7 बजे आरुषि कमरे में पहुंचते हैं और वह देखती है कि उसके बिस्तर पर एक गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी रखी हुई है और उसके पास में ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ था। आरुषि को पता था कि यह सब कुछ अनिरुद्ध ने किया है। आरुषि उस ज्वेलरी के बॉक्स को खोलती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था और वहीं पर एक कार्ड रखा हुआ था। आरुषि उस कार्ड को खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था, माय बिलव्ड वाइफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, टाइम पर पहुँच जाना, लेट मत होना। नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था। आरुषि उसे कार्ड को बंद करती है और उसे वापस बैग पर ही रख देती है। आरुषि मुस्कुराते हुए, पता नहीं है कि अनिरुद्ध क्या सरप्राइज देने वाला है, लेकिन ये सब देखने के बाद लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सरप्राइज होने वाला है, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे इंतजार है। तारांकन शाम के 7:30 बजे आरुषि अपने बालों को संवारते हुए खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफ करते हुए कहती है, आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही, यह गुलाबी साड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है और यह नेकलेस ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो, अनिरुद्ध की चॉइस अच्छी है या फिर वह जो भी मेरे लिए पसंद करता है बहुत अच्छा पसंद करता है। आज मैं खुद ज्यादा ही खुश नहीं लग रही, नहीं इतना खुश होना सही नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल रहती हूँ, कहते हैं ना कई बार खुद की ही नज़र लग जाती है। वैसे भी अभी आधा घंटा है, हालांकि मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, लेकिन उसे कार्ड में लिखा हुआ है ना कि 8 बजे ही वह गाड़ी मुझे घर से पिक करने आएगी, तब तक खुद को और अच्छे से देख लेती हूँ। आरुषि इंतजार कर रही थी, तभी कमरे का लैंडलाइन फोन बजता है। आरुषि फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहती है, तभी सामने से आई हुई आवाज से आरुषि शॉक्ड हो जाती है। आरुषि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर डर और घबराहट के कारण पसीना जाता है। आरुषि के हाथ से फोन छूट पड़ता है और वह तुरंत कमरे से तेजी से चली जाती है। द ब्लू स्काई होटल रूम नंबर 302 में अनिरुद्ध अपने कॉलर के बटन को लगाते हुए शीशे में देखकर कहता है, आज सच में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, इतना तुम्हें पहले कभी नर्वस नहीं हुआ जितना आज हो रहा हूँ। रिलैक्स अनिरुद्ध, आई नो कि थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे तो करना ही होगा। आखिर अपनी आरुषि के बीच की हर दूरी को आज पूरी तरह से खत्म कर देना है। कल से नई शुरुआत होगी जिसमें सिर्फ प्यार होगा। अनिरुद्ध मुड़ता है और अपने पूरे कमरे को गौर से देखता है जो उसने फ्लावर्स और कैंडल से डेकोरेट कर रखे थे और एक केक भी रखा हुआ था। अनिरुद्ध, सो ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आरुषि आए, मैं उसे कॉन्फ्रेंस करूं, प्रपोज करूं और उसके बाद आज इसी कमरे में हमारे बीच की हर दूरी खत्म हो जाएगी। वैसे पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, मैं कंफर्म हूँ उसकी तरफ से भी 100% सर है जो मेरे लिए घबरा रही है, मुझ पर गुस्सा कर रही है। हम इतने तो दूसरे के करीब आ गए हैं, क्या मुझे एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं वह भी करने लगी है मुझसे प्यार। बस इंतजार है उसके आने का 10 मिनट, उसके बाद गाड़ी भेज दूंगा आरुषि के लिए। तारांकन दरवाजा खुलता है, आरुषि कमरे में एंटर करती है। वह देखती है कि सुशांत सोफे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ से खून टपक रहा है और एक खून से भरा हुआ चाकू जमीन पर गिरा हुआ है। आरुषि की चीख निकल पड़ती है और वह दौड़कर सुशांत के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या कर लिया? रोते हुए सुशांत अपनी आंखें खोलता है और एकदम से सोफे से उठ खड़ा होता है। आरुषि हैरान रह जाती है, पहले तो वह यकीन नहीं कर पाती, लेकिन बाद में गुस्से से सुशांत के हाथ को झटकते हुए कहती है, यह क्या बकवास है, यह क्या बदतमीजी है, तुमने क्या जिंदगी को मजाक समझ रखा है? तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हारी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। और यह क्या था कि अगर 10 मिनट में तो यहाँ नहीं पहुंची तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुशांत, यह सब बकवास तुम कब से करने लगे? सुशांत के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। वह आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है,
तुम्हें फर्क पड़ा आरुषि? तुम्हारी सच में जान निकल गई थी जब तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा। मैं तुम्हें सच में मेरे लिए फर्क पड़ता है। आरुषि सुशांत के हाथ को गुस्से से झटकते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने ये जानने के लिए इतना बड़ा खेल खेला? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? आरुषि पर गुस्से से चिल्लाते हुए। आरुषि सुशांत के गुस्से को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने पहले कभी सुशांत को इस तरह गुस्से में नहीं देखा। आरुषि हैरान होते हुए, सुशांत तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कैसा बर्ताव कर रहे हो? तुम होश में तो हो? सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर एक परेशान टोन में कहता है, नहीं आरुषि, मैं बिल्कुल होश में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो। तुम्हें अनिरुद्ध के साथ देखकर मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कैसे उसकी परवाह कर रही हो, उसकी चिंता कर रही हो, यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही है। बताओ आरुषि, आखिर क्या हो रहा है? तुम्हें अनिरुद्ध की इतनी परवाह कब से होने लगी? तुम उसके लिए कब से उसके लिए पजेसिव होने लगी? तुम्हें उसके लिए इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आरुषि, क्या तुमने अपने दिल में मेरे लिए प्यार खत्म कर दिया? क्या तुम हम दोनों की वो पल, वो किस्में, वादे जो हम एक साथ उस समुद्र के बीच पर लिए थे, क्या तुम वो सब भूल गई? आरुषि का हाथ पकड़कर, तुम्हारे हाथ में जो तुमने अंगूठी अभी भी पहन रखी है, जो मैंने तुम्हें पहनाई थी और तुमने मुझे पहनाई थी, और हमने एक दूसरे को अपना मंगेतर कहा था और वादा किया था कि हम बहुत जल्द शादी करेंगे, क्या वह तुम सब भूल गई आरुषि? कॉलेज में जो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम इस अनिरुद्ध और इसकी राणा सियासत का खात्मा कर देंगे, अनिरुद्ध राणा का खात्मा कर देंगे, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, जहां पर मैं, तुम और हमारा प्यार होगा। क्या तुम उसे वाले को भूल गई? क्या तुम अनिरुद्ध राणा के खत्मे वाले वादे को भूल गया? आरुषि, जवाब दो। सुशांत आरुषि के दोनों बाजू को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कहो ना आरुषि, क्या तुम अपना हर वादा भूल गई जो तुमने मुझे किया था? क्या तुम भूल गई कि हमने आरुषि, उस पार्टी वाली नाइट जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम शादी को नहीं मानती, एक जबरदस्ती की शादी है, वो तुम्हारा पति नहीं है, तो मुझसे प्यार करती हो, और एक दिन आएगा जब तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। क्या तुम उसे बात को भूल गई? आरुषि, खामोश क्यों हो? जवाब दो, क्या तुम सब कुछ भूल गई? चिल्लाते हुए सुशांत की उन सभी बातों को, उसके अग्रेशन को सुनकर आरुषि भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है मुझे, हर एक बात याद है मुझे, उसे वक्त पर मैंने जो वादे किए थे सब याद है मुझे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे शादी में घुटन हो रही है। मैंने कहा था कि हम अपनी जिंदगी साथ बताएंगे। हाँ, मैंने कहा था कि हम मिलकर अनिरुद्ध राणा का खात्मा करेंगे। मैं उसका अंत चाहती थी, मैं उसे तकलीफ देना चाहती थी जो उसने मुझे दी है, मैं उसे उतना ही तड़पाना चाहती थी जितना उसने मुझे तड़पाया है। मैं उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहती थी जो उसने मेरी की थी। लेकिन आरुषि की इतनी बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वह आरुषि और सुशांत कैसे पूरी कन्वर्सेशन को मोबाइल फोन पर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकल रही थी। वह मोबाइल फोन को जोर से दीवार में फेंकता है। नैना घबराकर सोफे से खड़ी होकर कहती है, रिलैक्स अनिरुद्ध, रिलैक्स। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो तुम देख रहे हो सच यही है। जो आरुषि से तुम्हारे सामने बहुत केयरिंग पत्नी बनने का, बहुत चिंता करने का, बहुत परवाह करने का कर रही है, ना कि सब उसका नाटक है तुम्हारी बर्बादी के लिए। वह तुम्हारे सामने एक इनोसेंट लड़की बनने का खेल खेल रही है। उसके असल इरादे क्या है कि तुम्हें सुन लिए होंगे, जो उसने खुद अभी सुशांत के सामने उगले हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारी इस राणा खानदान और तुम्हारी इससे सियासत का खात्मा करना चाहती है, और इसमें उसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि शादी के बाद भी आरुषि ने उसे रिश्ता नहीं तोड़ा, उसके साथ मिली हुआ है। आई होप कि अब तुम्हें एक एक कड़ी समझ में आ रही होगी। अनिरुद्ध, आरुषि ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल खेला है। उसका कॉलेज जाना उसकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सुशांत से मिलने का एक बहाना था। वहां जाकर वह तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाते थे, और शायद वह अपने प्लान में कामयाब हो रहे थे, क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम कैसे आरुषि कर रहे हो, और वह भी क्या कमाल का खेल खेल रही थी। कैसे तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी थी, कैसे दिखा रही थी वह कि जैसे तुम्हारे बिना तो वह जी ही नहीं पाएगी, जैसे कि वह तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन सच यह है जो अभी तुमने देखा। अनिरुद्ध नैना की तरफ मुड़ता है, उसके करीब जाकर वह उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। नैना घबरा जाती है। अनिरुद्ध, भयंकर गुस्सा, सच बताओ, इन सब में तुम क्या खेल खेल रही हो? तुम सुशांत की सच्चाई पहले से जान गई थी, तो फिर उसे अभय बनाकर मेरे सामने क्यों लेकर आई? कि सब कुछ क्यों तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया कि जो मेरे सामने अभय खुराना बनकर खड़ा है वही सुशांत है, जिसके लिए आरुषि मुझे भिड़ गई थी और शादी के बाद भी उससे मिल रही है?
नैना घबराते हुए, मैं बताना चाहती थी यार अनिरुद्ध, तुम्हें हर सच आकर बताना चाहती थी कि मैं सुशांत और आरुषि को साथ में देखा है। इनोसेंसी उसका नाटक है, वह हकीकत में उसे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम आरुषि की तरफ झुक रहे थे, जिस तरह से तुम उसे प्रायोरिटी दे रहे थे और मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुमसे डायरेक्टली आकर बात करूंगी तो तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगी और विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मुझे लगा कि पूरे प्रूफ के साथ तुम्हारे सामने चीज रखी जाए। लकड़ी जैसा मैं सोचती थी वैसा ही होता गया, और देख लो आज सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने, तुमने खुद अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। अनिरुद्ध नैना से 2 कदम पीछे हटता है और अपने पीछे से गन निकालकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया आरुषि, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। में समझता था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ खत्म करने चली हो। तुमने अनिरुद्ध का वह बड़ा साइड अब तक देखा ही नहीं जो अब देखोगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने दो। अनिरुद्ध राणा कौन है, इस समय कहाँ है वह? नैना इसी होटल के रूम नंबर 702 में। इतना सुनते हैं अनिरुद्ध गुस्से से कमरे से चला जाता है। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, ये रहा मेरा फाइनल वार। क्या बात है नैना, क्या प्लानिंग की? एक तरफ सुशांत को लग रहा है कि मैं उसकी मदद की है और दूसरी तरफ अनिरुद्ध के सामने सच्चाई भी लाद दी और खुद को भी इनोसेंट साबित कर दिया कि मैं ये सब कुछ उसे बताने के लिए कर रही थी। होगा असली खेल शुरू, बंदूक लेकर गया है, एक तो जरूर खत्म होगा। अब देखते हैं आरुषि होगी पर सुशांत या फिर दोनों। हंसते हुए अनिरुद्ध सुशांत के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। अनिरुद्ध ने आरुषि की अधूरी बात सुनी थी और उससे पहले ही उसने मोबाइल को बंद करके जोर से गुस्से में फेंक दिया था। आरुषि सुशांत की उन बातों से सहमत तो जरूर थी, लेकिन इस वक्त वह उसे कुछ और जवाब देना चाहती थी। वह सुशांत से कुछ और बताना चाहती थी। रूम नंबर 702 में आरुषि सुशांत की बातों के जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सभी मानती हूँ, मैं सभी बातें कही थी लेकिन अब सब बदल गया है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी सुशांत, आज मैं कुछ और सोचती हूँ। शायद जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मुझे धोखेबाज समझोगे, लेकिन मैं अब और सच नहीं छुपाना चाहती। क्या हो जाएगा आरुषि के बिल्कुल खिलाफ? क्या वह उसके साथ फिर से करेगा बुरा बर्ताव? क्या आरुषि और अनिरुद्ध के प्यार के कन्फेशन से पहले ही टूट जाएगा उनका रिश्ता? इस खुलासे के बाद क्या होगा? अनिरुद्ध का अगला वार जानने के लिए पढ़ते रहिए। 66 अनिरुद्ध's fierce एंगर। नैना अपनी चाल में कहीं हद तक कामयाब हो गई थी। उसने अनिरुद्ध के सामने सुशांत और आरुषि के सच को सामने लेकर आ गई थी और साथ ही उसने अनिरुद्ध के सामने अपने आप को इनोसेंट साबित करके ये भी बता दिया था कि वह सब कुछ अनिरुद्ध को बचाने के लिए कर रही थी। आरुषि इनोसेंट बनकर सुशांत के साथ मिलकर अनिरुद्ध के नाम और काम का खत्म करने का प्लान बना रही थी और आधी वह कन्वर्सेशन जिसे सुनकर अनिरुद्ध को यकीन हो गया था कि आरुषि उसके साथ सिर्फ खेल खेल रही है, और यह एहसास होते ही अनिरुद्ध गुस्से से कमरे से चला जाता है। तारांकन रूम नंबर 702। आरुषि वक्त बदल गया है सुशांत, अब उन बातों का और उन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा था कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा, लेकिन कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जहां से अनिरुद्ध को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि वह इतना बुरा नहीं है जितना बड़ा उसे मैं सोचती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी वह नुकसान नहीं पहुंचा जिसके लिए तुम और मैं हमेशा डरते थे। मैं तुम्हारी नज़रों में इस समय गद्दार हूँ, बेवफा हूँ। तुम मुझे कोसना चाहते हो, गुस्सा करना चाहते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अब मैं और इस सच को नहीं छुपा सकती। सुशांत की आंखों में गुस्सा था। वह आरुषि के करीब जाकर उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, तो मतलब तुम भी बाकियों की तरह ही निकली आरुषि, तुम भी पैसे को देखकर बदल गई। आरुषि हैरान, तुम ये क्या बातें बोल रहे हो? सुशांत बकवास नहीं कर रहा हूँ आरुषि, सच्ची तो बोल रहा हूँ। शायद 20 दिनों की शादी में तो एहसास हो गया कि जो जिंदगी तो अनिरुद्ध के साथ जी रही हो वह तुम्हें सुशांत कभी नहीं दे पाएगा। उसकी शोहरत, उसका नाम, ये लग्जरी लाइफ, शायद तुम्हारा मन डोल गया। आरुषि गुस्से से, सुशांत कुछ भी मत बोलो। अगर मुझे पैसों का लालच होता, अगर मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए होती तो मैं 50 लाख रुपए एक्सेप्ट कर चुकी होती। अनिरुद्ध के सामने तुम्हारे लिए लड़ती नहीं। सुशांत गुस्से से, क्या बात है? तो मतलब तुम्हें अनिरुद्ध पसंद आ गया है? तुम्हें अब तुम्हारा पहला प्यार इतनी आसानी से भूल गई? अनिरुद्ध को अपना कब दिल दे दिया? आरुषि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये बात सुशांत आरुषि की गुस्से से कलाई मोड़ते हुए कहता है। सुशांत ने वह बात बोल दी थी जो आरुषि खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अचानक से वह अनिरुद्ध के लिए इतना ज्यादा अफेक्ट क्यों होने लगी है, उसे अब अनिरुद्ध की इतनी चिंता क्यों होने लगी है। सुशांत का वह जवाब सुनकर आरुषि हैरान होते हुए देखती है। सुशांत गुस्से से आरुषि की कलाई को झटकते हुए कहता है, तो यही सच है ना आरुषि? तो तुम्हें उससे प्यार हो गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे पास नहीं आना है।
वह सारी बातें, वह सारी कस्में सब भूल गई तो फिर हाथ में मेरी दी हुई अंगूठी क्यों पहन रखी है, इसे क्यों नहीं उतार कर फेंका क्यों नहीं, और आज बहुत तैयार हुई हो, लगता है अनिरुद्ध के साथ डेट पर जा रहे हो। सुशांत की बात से आरुषि का ध्यान अनिरुद्ध पर जाता है और उसे याद आता है कि अनिरुद्ध आरुषि का इंतजार कर रहा है इस होटल के रूम नंबर 302 में। आरुषि घड़ी की तरफ देखती है, पूरे 8 बज चुके थे। आरुषि अपने हाथ से सुशांत की अंगूठी को निकाल कर उसे देते हुए कहते हैं, सुशांत, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो गई है और बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मैं तुम्हारा फायदा उठाया है। मैं खुद को भी इस समय बहुत गिल्टी मान रही हूँ, लेकिन उस समय हालत होती कि मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं तुमसे खुद मिलना चाहती थी और बात करना चाहती थी। सुशांत, यह मेरा आखिरी और फाइनल फैसला है। जो पेस्ट में था उसे पेस्ट में ही छोड़ देते हैं और हमारे उसे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ और मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती, और मैं चाहूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लड़की आए जो तुमसे सच्चा प्यार करे, तुम्हारी उससे शादी हो और तुम्हारी जिंदगी में वह खुशियाँ वापस आए जो शायद कहीं मेरे कारण चली गई है। मैंने जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब बेहतर यही है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लें, क्योंकि जो रास्ते पर हम पहले जा रहे थे उसका अंत कुछ भी नहीं था। शायद हमारी जिंदगी में कभी मिलना लिखा ही नहीं था। सुशांत के हाथों में अंगूठी पकड़कर आरुषि जैसे ही आगे बढ़ती है, सुशांत गुस्से से उसे अंगूठे को जमीन पर फेंकता है और आरुषि की बाजू पकड़कर उससे पीछे खींचता है। आरुषि हैरान रह जाती है, वह कुछ बोले तभी सुशांत आरुषि के गाल पर जोर से तमाचा मारता है। आरुषि हैरान रह जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत पर कभी हिंसा कर सकता है। सुशांत गुस्से से आरुषि की कलाई को मोड़ते हुए कहता है, उद्धरण चिन्ह। आरुषि, तुम ही कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस तरह की बातें कब से करने लगे? हैरान आरुषि के चेहरे पर का लाल निशान बन गया था, उसकी आंखों में आंसू आए थे और ये देखकर सुशांत को एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया। आरुषि का हाथ पकड़कर सुशांत माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी आरुषि, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब तुम पर हाथ उठा दी, मैं यह नहीं करना चाहता था। आरुषि कुछ रिस्पांस करे तभी कमरे की बेल रिंग होती है। सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अभी यहीं रुको आरुषि, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बस 1 मिनट में आया। सुशांत कमरे का दरवाजा खोलता है, वह सामने खड़े इंसान को पहचाने उससे पहले उसके चेहरे पर एक जोर से वार होता है जिसके कारण सुशांत दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। आरुषि उस तेज आवाज से मुड़कर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, वह अनिरुद्ध को देखकर हैरान रह जाती है। अनिरुद्ध की आंखों में भयंकर गुस्सा था, इतना जो आरुषि ने उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा। उसके हाथ में बंदूक लगी हुई थी, गुस्से के कारण उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, माथे और गर्दन की नस से उभर रही थी। अब तक अनिरुद्ध ने आरुषि पर जितना भी गुस्सा किया, लेकिन ये गुस्सा आरुषि भी नहीं संभाल पा रही थी। आरुषि की नज़र सुशांत पर जाती है जो दरवाजे की दहलीज पर बेहोश पड़ा हुआ है, उसके माथे से खून निकल रहा है। आरुषि समझ गई थी कि अनिरुद्ध को सब सच पता चल चुका है। अनिरुद्ध का गुस्सा देखकर आरुषि सर से लेकर पांव तक कांपने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह तब कही थी जब शादी वाली रात को अनिरुद्ध कमरे में आया था। वह कहना चाहती थी लेकिन इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसका गला सूख गया था और शब्द तो उसके होठों से बाहर आ ही नहीं रहे थे। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई थी और कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अनिरुद्ध अपना एक कदम आगे बढ़ता है और बेहोश सुशांत के चेस्ट पर पैर रखकर कमरे में एंटर होता है। आरुषि घबरा जाती है और वह अपने कदम पीछे करते हुए घबराती हुई कहती है, अनिरुद्ध मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रहे हो बात वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब सच पता चल चुका है, लेकिन आरुषि अपनी बात करे उससे पहले अनिरुद्ध एग्रेसिवली तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बाजू से पकड़कर जोर से दीवार में पुश करता है। दीवार में आरुषि इतना तेज टकराती है कि उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां चटककर टूट जाती है। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचकर उसके गर्दन को पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या बात है आरुषि, मान गए? तुम्हें तो जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जिसने अनिरुद्ध राणा की आंखों में धूल झोंक दी है। एक लड़की जो मेरी पत्नी है, जो मेरे घर में रहती है और मेरी ही नाक के नीचे वह मुझे बर्बाद करने के प्लान बना रही है, वह भी अपने उसे बेहोश पड़े हुए लवर के साथ। आरुषि डरते घबराते हुए अनिरुद्ध का हाथ अपनी गर्दन से हटकर बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अनिरुद्ध, जानती हूँ कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, लेकिन बहुत कुछ पता चलना भी बाकी है, मेरी बात सुनो। अनिरुद्ध, गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मेरा नाम मिटाना चाहोगी, मेरे इस राणा सियासत को खत्म करना चाहोगी, वह भी अपने 2 कौड़ी के आशिक के साथ मिलकर। तुम जानती भी हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो, इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। जोर से चिल्लाते हुए आरुषि
रोते हुए अनिरुद्ध, ऐसी बातें मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें जो पता चला है उसे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन एक तो मौका दो मुझे अपनी साइड बताने का। अनिरुद्ध गुस्से से, तुम्हें बहुत मौके दे दी है, अब वक्त सजा का है। अनिरुद्ध, राणा के साथ शादी करने के बाद तुम्हें वो तकलीफ मिले ही नहीं जो मिलनी चाहिए थी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं कैसे भूल गया, तुम कहाँ से आए हो। इतना कहते ही अनिरुद्ध पिस्टल आरुषि के माथे पर रख देता है। आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मेरी मौत ही इसका अंत है तो मार दो मुझे, लेकिन एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। आरुषि की बात पर अनिरुद्ध उसके माथे से बंदूक हटा देता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर आरुषि हैरान हो जाती है। अनिरुद्ध, तो तुम्हें अभी भी मौत से डर नहीं लग रहा है, लेकिन तुम सफाई देने की कोशिश कर रही हो क्या अपने उसे आशिक को बचाने के लिए। आरुषि रोते हुए चिल्लाते हुए अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध ऐसी बातें करना बंद करो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दो। आरुषि की कसकर बाजू पड़कर अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आवाज नीचे, खबरदार जो आइंदा मुझसे इस तरह और इस ऊंची आवाज में बात की, अब ना मुझे कुछ सुनना है ना कुछ जानना है, जो था सामने आ चुका है। आरुषि, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। अनिरुद्ध, राणा को हल्के में लेकर अब इसका अंजाम क्या होता है वह तुम्हें पता चलेगा। सच बताओ तो दिल कर रहा है कि तुम्हें मार दूं, लेकिन अगर तुम मर जाओगी तो मौत से भयंकर वाली तकलीफ कैसे मिलेगी तुम्हें, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा, तुम्हारी सौतेली माँ, सौतेली बहन और तुम्हारा यह आवारा दो कौड़ी का आशिक, इन सभी को जब तुम अपनी आंखों के आगे तड़पते हुए देखोगी, जो तुम्हारे चेहरे पर दर्द होगा उसी से मुझे सुकून मिलेगा। आरुषि अनिरुद्ध के आगे घुटनों के बल बैठ जाती है और वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, अनिरुद्ध ऐसा मत करो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम इस समय बहुत गुस्से में है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। गुस्से में कोई ऐसा गलत फैसला मत उठाओ जो जानने के बाद तुम्हें पछतावा हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोती गिड़गिड़ाती हुई आरुषि को देखकर अनिरुद्ध अपने कदम पीछे करता है और उसके बाद वह सुशांत के पास जाकर जोर से उसे लात मारते हुए एक फोन कॉल करता है और कुछ ही सेकंड में 4-5 आदमी दरवाजे पर पहुंचते हैं और वह सुशांत को उठाकर वहां से ले जाते हैं और इस दौड़कर अनिरुद्ध के पास जाकर उससे कहती है, अनिरुद्ध तुम सुशांत को कहाँ लेकर जा रहे। अनिरुद्ध ऐसा कुछ मत करो, अनिरुद्ध मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा कुछ मत करो। अनिरुद्ध आरुषि की कलाई कसकर पकड़कर कहता है, ये तो भी शुरुआत है, बड़ा होना बाकी है, इंतजार करो उसे बुरी खबर का जो तुम्हें कुछ ही देर में मिलने वाली है। इतना कहते ही आरुषि को कमरे से खींचकर ले जाता है। राणा विला। आरुषि अपने कमरे में दीवार से सटकर जमीन पर बैठी रो रही है। एक तरफ अनिरुद्ध को गलतफहमी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत के लिए उसे डर लग रहा है। अनिरुद्ध इस तरह से बात कहकर उसे फिर से कमरे में कैद करके गया है। उसे तो आरुषि को ऐसा ही लग रहा है कि शायद अनिरुद्ध सुशांत को मार देगा, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरुषि रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान मदद कर, मेरी जिंदगी एक बार फिर से एक अंत पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां अनिरुद्ध है जो बहुत कुछ गलत समझ बैठा है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत, उसकी जिंदगी खतरे में आज मेरे कारण है, मैं वजह हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भगवान रास्ता दिखा। आखिर क्या होगा अनिरुद्ध और आरुषि के रिश्ते का अंजाम? क्या आरुषि अनिरुद्ध के सामने सफाई देकर अपने आप को कर पाएगी सही साबित? क्या अनिरुद्ध मार देगा सुशांत को गुस्से में आकर? अनिरुद्ध और आरुषि की जिंदगी में क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ने रहिए। जस्ट 67 ईयर किल्ड सुशांत। सुबह के 3 बजे आरुषि अपने कमरे में शांत बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसे अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर कई सारे सवाल करने आ रहे थे कि क्या अब उसका और अनिरुद्ध का रास्ता बदल जाएगा, क्या अनिरुद्ध उससे रिश्ता तोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ सुशांत कारण आरुषि घबरा रही है, वह है सुशांत की जिंदगी। आरुषि आंखों में आंसू, घबराते हुए, पता नहीं अनिरुद्ध में सुशांत का क्या हाल किया होगा, मुझे डर लग रहा है कहीं अनिरुद्ध ने उसे मार पोछ। नहीं नहीं, मैं ये क्या कह रही हूँ, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, अनिरुद्ध ने सुशांत को कुछ ना किया हो, क्योंकि अगर कुछ हो गया ना तो फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस बीच के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी कि कहीं ना कहीं सुशांत की उसे हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने सुशांत को पहले ही रोक दिया होता, पहले ही इस रिश्ते को खत्म कर दिया होता तो आज बात इतनी नहीं बढ़ती। सुशांत के दिल में उम्मीद नहीं जाती, सब कुछ मेरी गलती के कारण हुआ है। सही कहा था सुशांत, मैं एक स्वार्थी लड़की हूँ, अपने मतलब के लिए मैंने उसे किया, मैं पापी हूँ। आरुषि रोते हुए सुशांत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। आरुषि चौंक जाती है और वह दरवाजे की तरफ देखती है। सामने अनिरुद्ध खड़ा होता है, उसके एक हाथ में बंदूक होती है और उसे हाथ से खून की बूंदें टपक रही होती है। साथ ही अनिरुद्ध के दूसरे हाथ भी खून से सना हुआ होता है, उसके माथे पर एक हल्की सी चोट है और उसके सफेद शर्ट भी पर खून के छिटों के निशान हैं।
अनिरुद्ध का ये खून से सना हुआ हुलिया देखकर आरुषि घबरा जाती है और उसे लगता है कि जिसके कारण डर रही थी, जो वह सोच रही थी शायद वह हो गया, अनिरुद्ध ने सुशांत को मार डाला। आरुषि अनिरुद्ध को देखी जा रही थी और उसका वह हुलिया देखकर वो डर कर कांप गई थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने सुशांत को हमेशा के लिए खो दिया। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है और उसकी आंखों में कर मुस्कुराता है। आरुषि, घबराते हुए, क्या तुमने सुशांत को मार डाला? जब तुमने उसे मार डाला। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए थे और अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वह अनिरुद्ध के चेस्ट पर धीरे से पुश करते हुए रोते हुए कहती है, मुझे जवाब दो, क्या तुमने उसे मार डाला? अनिरुद्ध, बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने बहुत गलत किया। अनिरुद्ध, कल जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब तुम एहसास होगा कि तुमने क्या कर दिया। तुमने सिर्फ उससे नहीं मारा, तुमने कहीं ना कहीं मुझे भी मार डाला। उसकी मौत का बोझ मुझे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा के पास उसके अलावा और कोई नहीं था। तुमने क्या कर दिया? रोज तुमने ऐसा क्यों किया? रोते हुए आरुषि फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि को रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध उसकी बाजू को पकड़कर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा जहां पर मेरी पत्नी किसी दूसरे मर्द के लिए रोएगी। बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ और देना चाहता हूँ। अनिरुद्ध जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उसमें एक वीडियो चलता है जिसमें कुछ गुंडे जो सुशांत को उठाकर लेकर गए थे वह उसे अंधाधुंध मारे जा रहे हैं और सुशांत उनसे पीट रहा है और आखिर में अनिरुद्ध उसके माथे पर गोली रख देता है। आरुषि उस वीडियो को नहीं देख पा रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी अनिरुद्ध वीडियो को बंद कर देता है। आरुषि फूट फूट कर रोने लगती है और वह जमीन पर बैठ जाती है। कुछ देर तो अनिरुद्ध आरुषि को रोते हुए देख रहा था और उसका गुस्से से खून खौल रहा था और आखिर में अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे एकदम से खड़ा करके कहता है, जिंदा है वह, मैंने उसे मारा नहीं है। ये सुनते कि सुशांत जिंदा है और आरुषि अनिरुद्ध को देखते हैं। अनिरुद्ध अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, तुमने सही सुना, इतनी हैरान किसे क्या देख रही हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे मारा नहीं है। वह अभी भी जिंदा है और तुम्हें पता है उसे मैं जिंदा क्यों रखा है? तुम्हारे कारण। सच बताओ, जब मेरी आंखों के सामने था ना तो मन कर रहा था कि अभी उसे गोली से उसके सर के 2 टुकड़े कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर यह मर जाएगा तो तुम्हारा तो डर ही खत्म हो जाएगा। वैसे तो तुम मौत से डरते नहीं हो, लेकिन सुशांत की मौत से बहुत डरती हो क्योंकि तुम उससे इतना प्यार जो करती हो। बेचारा तुम्हारा आशिक अगर 1 सेकंड में खत्म हो जाता तो कल तो तुम मुझसे लड़ने आ जाती। फिर मुझे लगा कि एक साथ मारने से बेहतर है घोट घोट कर मारना, इतनी दर्दनाक मौत देना कि सुशांत भी सोचे कि इससे बेहतर तो एक झटके में ही मार देता। अनिरुद्ध आरुषि को फिर से वीडियो दिखाता है जिसमें उसे सुशांत जिंदा दिखता है। अनिरुद्ध ने उसके माथे पर गोली जरूर रखी थी लेकिन चल ही नहीं। ये देखकर आरुषि को एक तो रिलीफ मिलता है कि सुशांत जिंदा है। आरुषि के चेहरे पर सुकून देखकर अनिरुद्ध उसकी कलाई को गुस्से से मरोड़ कर कहता है, ये देखो, अपने आशिक को जिंदा देखकर तुम्हारे चेहरे पर क्या सुकून आया है। ये सुकून तो मैंने तब भी नहीं देखा था जब तुमने मुझे हॉस्पिटल में देखा था, क्योंकि वह तो सब नाटक था। असलियत तो यह है जो तुम अभी दिखा रही हो। क्या खेल खेला आरुषि तुमने? आरुषि, रोते हुए अनिरुद्ध, ऐसी बातें मत करो, बस एक बार मेरी बात सुनो। अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पर और जोर से प्रेस करते हुए कहता है, जितना सुना था आरुषि सुन चुका हूँ। जिंदगी में पहली बार बेवकूफ बन चुका हूँ, दोबारा नहीं। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका है। तुम और वह सुशांत पहली बार मुझे उसे बीच पर मिले थे जहां पर तुमने मेरे ऊपर मिट्टी गिराई थी। और पता है कमाल की बात, जब तुम्हारी और सुशांत की वो फेक सगाई हो रही थी ना, जहां तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहन रहे थे, उसे वक्त मैं भी वही था, तुम दोनों को देख रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं देख रहा हूँ यही मेरी पत्नी बनने वाली है। धोखेबाज पत्नी जो शादी के बाद भी अपने यार से मिलकर अपने पति को बर्बाद करने के प्लान बना रही है। आरुषि के हाथ को एग्रेसिवली चेक करते हुए अनिरुद्ध कहता है, कहाँ है, बताओ कहाँ है वह अंगूठी जो तुम हमेशा अपनी इस उंगली में पहनी रहती हो? वह एक मामूली सी सस्ती से अंगूठी, नोटिस तो किया था पर कभी पूछा नहीं, निकाल दी गुस्से से दांतों को भींचते हुए। आरुषि, रोते हुए अनिरुद्ध, मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आरुषि के हाथ को जोर से झटकते हुए अनिरुद्ध कहता है, और उस तकलीफ का क्या जो तुमने मुझे दी है? अनिरुद्ध की इस लाइन को आरुषि नहीं समझ पाती। आरुषि कुछ कहे तभी अनिरुद्ध आरुषि से 2 कदम पीछे हटकर गंभीर आवाज में कहता है, इन 20 दिनों में तुम्हें इतना कुछ मिल गया जो शायद तुम डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो, दर्द। इसलिए कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तुम इस घर से बाहर मेरे मर्जी के बिना कम बाहर नहीं निकलेगा। अब से तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ ये घर है और कुछ नहीं।
दूसरी बात, मेरी जिंदगी में अब तक दखल देने की कोशिश मत करना। तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन उसके बावजूद अब तुम्हारा वह हक नहीं कि तुम पहले की तरह मेरे साथ रहोगी। हम इस कमरे में जरूर आएंगे, लेकिन अब तो मैं तुम्हें अपने साथ एक बिस्तर पर सोने का हक नहीं दूंगा। आज से वह सोफा तुम्हारा, बेड है तुम्हारी हर खुशी हर आराम अब से मैं छीन लूंगा, और आप मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई नहीं जाएगा। एक बार बेवकूफ बन चुका हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहता। आरुषि देख रही थी कि कैसे अनिरुद्ध की आंखों में और उसकी बातों में उसे वह नफरत और गुस्सा नजर आ रहा है जो उसने पहले नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने आरुषि को पहले भी धमकाया था, पहले भी इस तरह की बातें कही थी, लेकिन आज वह कुछ अलग लग रहा था। आरुषि को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। आरुषि कुछ कहती उससे पहले अनिरुद्ध वॉशरूम में चला जाता है। अनिरुद्ध शावर ऑन करता है और शॉवर से आते हुए पानी से उसके हाथों का खून धुलते हुए पानी के साथ बहने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और उसे पल में चला जाता है। एक खाली मैदान में सुशांत को उसके गुंडे अंधाधुंध पीट रहे थे और वह दर्द के मारे तड़प रहा था। वह आखिरी वक्त जहां पर अनिरुद्ध सुशांत के माथे पर बंदूक रख देता है और एक दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे जितनी तकलीफ किसी ने नहीं दी जितनी आरुषि ने दी है, लेकिन फिर भी मैं उसे पर ही बंदूक नहीं चला सकता, मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उसकी जान नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें मरना होगा वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं उसे वैसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हें मारकर मैं उसे वह तकलीफ दूंगा जिससे मेरा बदला पूरा होगा। मेरे साथ पत्नी रहते हुए वह किसी और को कैसे पसंद कर सकती है, वह किसी और से कैसे प्यार कर सकती है। आखिरी पल याद कर लो सुशांत, लेकिन मेरी पत्नी को याद मत करना, अपने परिवार को याद कर लो। सुशांत को एहसास हो गया था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए अनिरुद्ध 3 गिने उससे पहले सुशांत कहता है, वह मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसने मेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। सुशांत की यह कहते हैं अनिरुद्ध अपनी बंदूक उसके माथे से हटा देता है और एक सस्पाइसियस टोन में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? सुशांत दर्द से कराहते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम वह कैसे पहुंचे, तुम कितना जानते हो मेरे और आरुषि के बारे में और कितना नहीं, लेकिन आप जो है मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आरुषि के दिल में अब मेरे लिए प्यार खत्म हो चुका है। अब वह मुझसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अनिरुद्ध सुशांत के माथे पर बंदूक तान का गुस्से से कहता है, मौत सामने आ रही है तो अपने प्यार के लिए भी पलट गए, जिस लड़के के लिए अनिरुद्ध राणा से बदला लेने के लिए तैयार हो। मेरे सियासत मेरे नाम को खत्म करने के लिए प्लानिंग चल रही है। आप कह रहे हो कि वह तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी, तुम्हें क्या लगता है ये सुनने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? सुशांत, दर्द भरी आवाज, तुम मुझ पर यकीन करोगे या नहीं करोगे कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो सच है तुम्हें वह बता रहा हूँ कि सच है कि एक बात पर मैं और आरुषि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में फिर तुम आए। शुरुआत में आरुषि तुमसे डरती थी कि शादी से निकलना चाहती थी और तब हमने प्लानिंग की थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सिर्फ प्लानिंग हुई थी और उसी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वह तुम्हारे खिलाफ कुछ लेकर नहीं आई। धीरे धीरे पता नहीं तुम कब उसके करीब आ गए और शायद मैं आरुषि से दूर चला गया। जो आरुषि मेरे साथ जिंदगी बिताने के सपना देखा करती थी, प्यार के वादे किया करती थी, आज उसे आरुषि ने मेरे मुंह पर साफ कह दिया कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वह अंगूठी जो मैंने उसे पहनाई थी उसने मुझे वापस लौटा दी। उसने मुझसे कहा कि तुम उसके पति हो, वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता कि उससे तुमसे प्यार है या नहीं, लेकिन वह अपनी जिंदगी अब तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, मेरे साथ नहीं। अब वह सच में अनिरुद्ध राणा बन गई है। मुझे बस इतना ही कहना था। अनिरुद्ध राणा, आरुषि ने खुद मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में से निकाल दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उसे दूसरा मौका देना है या उसे परेशान करना है। अनिरुद्ध, ये सब बातें तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? पर वह तुम्हारे कमरे में आई थी, इसके ऊपर क्या कहोगे? सुशांत, मैंने उसे धोखे से बुलाया था। सुशांत, कितना कहते हैं? अनिरुद्ध सुशांत के चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है। अनिरुद्ध फिर से सुशांत के माथे पर बंदूक तान देता है। अनिरुद्ध, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुस्से में सुशांत का मोबाइल बज पड़ता है। अनिरुद्ध उसकी जेब से मोबाइल निकालता है जिस पर पापा लिखा हुआ था और फोन उठाता है और सुशांत के पापा की आवाज आती है, बेटा तू कहाँ है? तेरी माँ कब से इंतजार कर रही है, तू पुणे पहुंचा या नहीं? कोई जवाब तो दे। सुशांत के पापा की आवाज सुनकर उसे एक पल के लिए अनिरुद्ध वीक पर जाता है। अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। मोबाइल को जमीन पर फेंकते हुए अनिरुद्ध कहता है, पुणे चले जाओ और वापस गोवा दिखाई मत देना, क्योंकि अगर मुझे तुम गोवा में कभी नजर आए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और गोली सर से पार चली जाएगी। अनिरुद्ध के गुंडे सुशांत को छोड़ देते हैं। अनिरुद्ध मुड़कर जैसे ही जाने लगता है तभी सुशांत अनिरुद्ध को रोकते हुए कहता है,
जाने से पहले मुझे एक थप्पड़ और मार कर जाओ। अनिरुद्ध रुकता है और वह सुशांत को गौर से देखता है। अनिरुद्ध सुशांत के पास चलकर जाता है। सुशांत लड़खड़ाते हुए खड़ा होकर अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये गली थप्पड़ डिजर्व करता है क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अनिरुद्ध, क्या मतलब क्या तुमने? सुशांत, जब आरुषि ने मुझसे कहा था कि अब वह मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती और उसे तुमसे रिश्ता रखना है तो इस बात पर मैं बहुत भड़क गया था। वह कमरे से जा रही थी और मैं उसे रोक रहा था और वह नहीं रुक रही थी, तो गुस्से में आकर मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। और सुशांत आगे कुछ कहे तभी अनिरुद्ध उसके चेहरे पर दोनों तरफ शोर से मुक्का मारता कर कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुंह के केवार से सुशांत वही बेहोश हो जाता है। अनिरुद्ध सुशांत को गुस्से से देख रहा होता है। Just 68 आरुषि, I wish you did not come into my life। अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है और वक्त में वापस आता है। अनिरुद्ध अपने बालों में हाथों को फेरते हुए गंभीर आवाज में कहता है, सुशांत ने जो बताया उसमें कितना सच है कितना झूठ नहीं पता। सच में आरुषि उससे रिश्ता तोड़कर मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती थी, यह सच है या झूठ नहीं पता, लेकिन मैं आरुषि को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे दिल को दुखाया है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। अपनी जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगा था, जो मेरे दिल के सबसे करीब आ गई थी, जिसके साथ मैं खुश रहता था, जिसके कारण मैं परेशान होता था, मेरी पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती थी, वही लड़की मेरे पीठ पीछे मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे जानकर कितनी ठेस पहुंची है कि मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं आरुषि पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकता। क्या सच में उसके दिल में सुशांत के लिए प्यार खत्म हो गया है या फिर वैसे ही बोल रहा था? मैंने उसे छोड़ तो दिया लेकिन सिर्फ उसके बाप के कारण, लेकिन मैं उसे पर नजर रखूंगा। और रही आरुषि की बात, अब आरुषि से भी बदला लेना होगा। मैं आरुषि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसे तकलीफ दूंगा ताकि उसे एहसास हो कि मुझ पर क्या बीती है। सच में प्यार करके गलती कर दी। प्यार आपको कितना कमजोर बना देता है। एक इंसान जो मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके खिलाफ। अगर यही पुराना वाला अनिरुद्ध होता तो अब तक गोली चल चुकी होती, मैं आरुषि को मार चुका होता। लेकिन ना तो मैं सुशांत को मार पाया और आरुषि के खिलाफ तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। जब वह मेरे आगे फूट फूट कर रो रही थी तब भी मेरे दिल को तकलीफ पहुंचे रही थी, ये देखकर कि वह मेरे लिए नहीं सुशांत के लिए रो रही थी। क्यों आए मेरी जिंदगी में आरुषि? काश तुम नहीं आती तो कितना अच्छा होता। यह अनिरुद्ध आज इतना कमजोर ना होता, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अब मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा आरुषि, अब तुम्हें वही पुराना अनिरुद्ध देखने को मिलेगा। तारांकन। अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है। आरुषि सोफे पर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध को देखकर वह खड़े हो जाती है। अनिरुद्ध बेड पर जाकर लेट जाता है और वह कमरे की सभी लाइट्स बंद कर देता है। आरुषि घबरा जाती है क्योंकि आज पहली बार कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। एक तरफ अनिरुद्ध बेड पर लेटा हुआ था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, वही आरुषि सोफे पर लेटी हुई थी और वह रो रही थी। हालांकि वह अपनी रोने की शिशिक को छुपा रही थी, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध को आसानी से सुनाई दे रही थी। लेकिन अनिरुद्ध चुपचाप उसे रोता हुआ सुन रहा था क्योंकि अब वह आरुषि की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहता था। अगली सुबह अनिरुद्ध की आवाज से आरुषि की आंखें खुलती है। वह देखती है कि अनिरुद्ध तैयार हो रहा है, आज वह ऑफिस जा रहा है। हालांकि अनिरुद्ध ने तो डिसाइड किया था कि वह 6-7 दिन तक नहीं जाएगा, लेकिन अब हालात वह वाले नहीं रहे थे। अनिरुद्ध कॉल कट करता है और वह मोबाइल को साइड में रखकर अपने कोट को पहनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दर्द के कारण वह नहीं पहन पा रहा होता। शीशे में आरुषि को अनिरुद्ध का अक्ष दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर तकलीफ भी। वैसे तो जो कुछ हुआ है उसके बाद आरुषि डर रही थी, लेकिन फिर भी वह अनिरुद्ध को तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। आरुषि हिम्मत करके अनिरुद्ध के पास पहुंचती है और जैसे ही वह अनिरुद्ध के कोट को टच करे उससे पहले अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ टर्न होकर उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, डोंट टच मी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिरुद्ध आरुषि के आंसू को देखकर उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी यह नौटंकी बंद करो, अब मैं तुम्हारे इस नाटक में नहीं फंसने वाला। मुझे तो बल्कि अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, 21 साल की लड़की से बेवकूफ़ बन गया। अब मुझे लग रहा है कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ सही किया था जब तुम्हें घर से बाहर निकाल कर माया ने खड़ा कर दिया था। अच्छा होता कि उसे रात में नहीं आता, बारिश में भीगती रहती। मैं उसे रात गलत आ गया, तुम वह सजा डिजर्व करती थी। अब मुझे लग रहा है कि मैं उन लोगों के साथ झगड़ा क्यों किया, वह भी तुम्हारे लिए, एक ऐसी लड़की के लिए जो पति के साथ रहते हुए गैर मर्द के साथ रिश्ता रखती है। अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो मैं तूने मुंह नहीं दिखा पाऊंगा।
अनिरुद्ध की वह नफरत भरी बातें सुनकर आरुषि की आंख से रुक नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक वक्त पर जो अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए खुद के परिवार से लड़ गया, आज वह ऐसी बातें कर रहा है। वह न उसकी बातें सुन रहा है, न उसका साइड सुन रहा है, बस आरुषि पर नफरत किया जा रहा है। आरुषि रोते हुए, अगर मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हें मेरा छूना भी नहीं पसंद, तो फिर मुझे अपने घर से निकल क्यों नहीं देते? अनिरुद्ध आरुषि के बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, अगर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारी तो सजा फिर माफ हो गई, तुम तो फिर पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगी अपने आशिक से मिलने के लिए। क्या पता दौड़ते दौड़ते पुणे ही चले जाओ, तकलीफ तो तुम्हें तब होगी ना जब तुम यहाँ रहकर कैद वाली जिंदगी जिनोगी। आरुषि सच बताओ तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैं तुम्हें बदले के कारण तुमसे शादी करके इस घर में लेकर आ गया। तुम मेरे गुलाम बना डिजर्व करती थी, पत्नी नहीं। अनिरुद्ध राणा की पत्नी की क्लास होती, एक स्टैंडर्ड होता, जो तुमने पूरी तरह से गिरा दिया है। यकीन मानो, अगर मेरे खानदान में रिवाज होता ना होता तो मैं तुम्हें तलाक दे देता, लेकिन मेरे खानदान में तलाक का रिवाज नहीं है और तुमसे बदला भी लेना है तो चाहकर भी इस कमरे में तुम्हारे साथ मुझे रहना होगा। सिर्फ सजा तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। अपनी आंखों के सामने मुझे उसे लड़की को देखना होगा जिसे मैं इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ तैयार किया था, और वहाँ वह लड़की अपनी आशिक के कमरे में थी। वह तो अच्छा है कि मुझे वक्त पर सच्चाई पता चल गई, वरना क्या होता जब तुम कामयाब हो जाती। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचता ही नहीं, वो गोली तुम्हें ही लगे देता, और अगर गोली मुझे लग गई थी तो मैं नहीं बचता, क्योंकि अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर दिया मैंने जो तुमसे शादी कर ली। अचानक से अनिरुद्ध से आती हुई इतनी नफरत को आरुषि सहन नहीं कर पा रही थी। उसका दिल टूट रहा था, जैसे कि कोई उसे कचोट रहा है। अनिरुद्ध की कही एक एक बात शूल की तरह उसके दिल को चुभने कर रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और अनिरुद्ध यही देखना चाह रहा था। वह आरुषि को तकलीफ देना चाहता था, जो तकलीफ उसे आरुषि से हुई है। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि रोते हुए, तो अब में से इतनी बुरी लगने लगी हो कि मेरा छूना भी पसंद नहीं है। हर बात पर यह मुझे गिरी हुई लड़की साबित कर रहा है। मैं जानती हूँ कि जो उसने सुना है, देखा है, उसे यह वही समझ रहा है, लेकिन यह मेरी एक बार भी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या 20 दिन में इसे मेरे ऊपर जरा भी विश्वास? इसे अब मेरे साथ एक कमरे में रहना भी गवारा नहीं है। तो ठीक है अनिरुद्ध, तुम मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, लेकिन कमरे से तो निकल ही सकते हो। तुम्हें मेरी शक्ल को देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। तुम अपने कमरे में आराम से जीना, मेरी शक्ल देखे बिना। हमारा तलाक होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उसे रिश्ते में भी नहीं रहूंगी। तुम्हें अपनी जैसी जिंदगी बितानी है बीता लेना। तुम्हें अब मेरे साथ इस कमरे में रहना एक सजा की तरह लगता है, तो तुम इस सजा से आजाद हो। तारांकन। एक सर्वेंट मधु देवी और माया को आरुषि और अनिरुद्ध के झगड़े के बारे में सूचना देते हुए कहती है, हाँ माया, मैं खुद सुना। अनिरुद्ध भैया आरुषि भाभी पर चिल्ला रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। आरुषि भाभी के रोने की आवाज आ रही थी। वह क्या कह रहे थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध भैया आरुषि भाभी से बहुत नाराज है। मधु देवी, अभी तो इन दोनों में इतना अच्छा चल रहा था। आरुषि अपने हाथों से अनिरुद्ध को कल खाना खिला रही थी, तो अचानक से क्या हो गया कि आज अनिरुद्ध आरुषि पर इतना गुस्सा कर रहा है कि वह रो पड़ी। माया, वैसे तो पति पत्नी के बीच की लड़ाई नॉर्मल है, लेकिन ऐसी लड़ाई जहां पर आरुषि रो गई और अनिरुद्ध भैया उस पर फिर भी चिल्लाई जा रहा था, वह भी उससे आरुषि पर जिसके लिए उसने हमसे लड़ाई की थी। पक्का कल कुछ रात हुआ है, आपको याद है? कल रात आरुषि बड़ी सज धज कर ऐसे घबराते हुए कहीं गई थी, और उसके बाद वह दोनों कब आए पता नहीं। मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ तो ऐसा हुआ है, जिसके कारण आरुषि को सुबह सुबह ही अनिरुद्ध भैया का इतना गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सर्वेंट, आपको एक बात और बताऊं दीदी जी, मैंने इतना जरूर सुना था कि अनिरुद्ध भैया कह रहे थे कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ सही किया, काश मैं उसे रात नहीं आता, तुम्हें ऐसे ही भीगती रहती। बस फिर आरुषि दीदी भाभी के रोने की आवाज आई, उसके बाद पता नहीं उनके बीच में क्या बातें हो रही थी। मधु देवी, क्या कहा? अनिरुद्ध ने ऐसा कहा? फिर तो उसने बहुत सही जवाब दिया। अब मुझे लग रहा है कि आरुषि की सच्चाई उसे पता चल रही है। उसे समझ आ रहा है कि यह लड़की जितनी अपने आप को भली मासूम दिखती है, असल में कितनी तेज है। चलो अच्छा है, मेरे बेटे को खुद कल आ रही है। माया,
माँ अकल तो आने ही थी, आखिर उसकी चमक कब तक रहती, असली रंग तो कभी ना कभी तो दिखता ही है ना। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भैया इतना गुस्सा कर रहे हैं तो वही कुछ ना कुछ करेंगे, हमें बस खामोश रहकर तमाशा देखना है। वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि आरुषि रोई थी और भैया उसे पर चिल्लाई जा रहे थे। काश ये तमाशा मैं अपनी आंखों से एक बार और देख लो तो मेरे दिल को चैन पड़ जाए, क्योंकि इस आरुषि के कारण मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि वह मुझे इस घर से निकाल देंगे, निकलेगी तो वह अब आरुषि। तारांकन। डाइनिंग टेबल पर घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे। एक शांति थी, अनिरुद्ध के चेहरे पर कोई इमोशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वही आरुषि का चेहरा साफ बता रहा था कि वह कितना रोई है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थी। अनिरुद्ध अपना नाश्ता करके घर वालों को बाय कहकर चला जाता है। मधु, देवी और माया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी, अचानक से अनिरुद्ध ऑफिस क्यों जाने लगा? आरुषि, तुमने तो कहा था कि वह कुछ दिन घर पर रखकर आराम करेगा, वह खुद भी रेस्ट करना चाहता है। आरुषि इमोशनल। हाँ दादी, उन्होंने कहा था, लेकिन काम का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, कुछ मीटिंग्स उन्हें पर्सनली जाकर अटेंड करनी होगी, इसलिए वह चले गए हैं। दादी, हाँ ठीक है, अगर उसे लगता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो तुम भी अपने कॉलेज जा रही होगी। दादी के सवाल पर और उसे कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। अब वह कैसे बताएं कि उसका कॉलेज जाना अनिरुद्ध ने बंद कर दिया है, लेकिन ये बात वह दादी को तो नहीं बता सकती थी, इसलिए वह झूठी कहानी बनाते हुए कहती है, दादी कॉलेज में फंक्शन हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम, और मैं तो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो पढ़ाई तो हो नहीं रही, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब, सिर्फ टाइम पास है, इससे तो अच्छा है कि मैं घर पर ही आकर पढ़ाई कर लूं। दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरुषि, दादी आज यहाँ पास में जो दुर्गा का मंदिर है वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, क्या हम दोनों देखने चले? दादी, मैंने भी सुना है बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है इस बार वहां पर। ठीक है, अब तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो हम दोनों चलेंगे, क्या घर का कोई और व्यक्ति भी हमारे साथ चलेगा? दादी के इस सवाल पर मधु, देवी, माया और रोहित तीनों ही मना कर देते हैं। दादी, ठीक है, यहाँ तो कोई और जाने को तैयार नहीं है। आरुषि, हम दोनों ही चलेंगे। आरुषि, ठीक है। आरुषि अपने कमरे में पहुंचती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, शायद ये पहली बार है जब मैं अनुरोध की परमिशन के बिना जा रही हूँ। मैं जानती हूँ जब से बात पता चलेगी तो वह गुस्सा करेगा, लेकिन मेरा ये करना जरूरी है, क्योंकि उसे ही मुझसे दूर रहना है। ना उसे ही मुझसे नफरत हो गई है, ना वही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, ना तो मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद शायद मेरे लिए चीज आसान हो जाएगी। तारांकन। ऑफिस में अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद करके चेयर पर बैठा हुआ था कि तभी उसे कॉल आता है, जिस पर उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुशांत पुणे पहुंच गया है। अनिरुद्ध, ठीक है, कुछ दिनों तक उसे पर नजर रखना। वह कहाँ जाता है, किसे मिलता है, क्या कर रहा है, पता नहीं लगना चाहिए। अनिरुद्ध कॉल कट करके कहता है, आरुषि के कारण क्या क्या करना पड़ रहा है, अब उसे मामूली से लड़के पर मुझे नजर रखवानी पड़ रही है। आखिर क्या करने वाली है आरुषि? अनिरुद्ध प्यार तो करता है और उसी से, लेकिन उसे तकलीफ भी देना चाहता है। क्या अनिरुद्ध और आरुषि आ पाएंगे फिर से एक दूसरे के करीब? क्या नैना का होगा पर्दाफाश? गाने में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। 69। आरुषि ने छोड़ा अनिरुद्ध का कमरा। आरुषि दादी के साथ दुर्गा मंदिर पहुंचती है। पूजा करने के बाद कुछ देर वह मंदिर में बैठ जाती है, तभी उनके पास एक साधु बाबा आते हैं। आरुषि के सर पर हाथ रखकर अपनी आंख बंद करके वह भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि अभी समय कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन चिंता मत कर, धीरे धीरे वक्त सही हो जाएगा। अभी थोड़ी और मुश्किलें आएंगी जिसको तुझ पर करना ही होगा, लेकिन उसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। साधु बाबा की भविष्यवाणी से दादी थोड़ी सी घबरा जाती है और वह हाथ जोड़कर कहती है, बाबा जी अभी क्या कर रहे हैं, कैसे मुश्किलों की बात कर रही है? साधु बाबा, मुझे साफ पता चल रहा है कि इस लड़की के वैवाहिक जीवन में कुछ तो समस्या चल रही है, कुछ तो मुसीबतें आई हैं, इसके पति के ऊपर कुछ तो दुर्घटना हुई है इसके पति के साथ। दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह मेरी पोता बहू है और कुछ दिन पहले ही मेरे पोते के साथ एक बहुत दुर्घटना हुई है, उसकी जान जाते जाते बची है। बाबा जी कोई उपाय बताए। साधु बाबा, बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन और अच्छी नहीं है, कुछ दुर्घटनाएं आंखें भी हो सकती है, उनसे बचना होगा और उसके लिए एक उपाय करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर दादी घबरा जाती है और वह उपाय मांगते हुए कहती है, जल्दी बताए बाबा जी, आखिर क्या उपाय करना है? अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम सभी उपाय करेंगे। साधु बाबा,
इस समय पति और पत्नी दोनों के ही ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं और अगर वह साथ में रहेंगे तो किसी का भी ग्रह किसी दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर दुर्घटना से बचाना है तो यही उपाय है कि कम से कम 1 महीने तक तो पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहना होगा। जितनी एक दूसरे से कम बात करें उतना बेहतर है। अगर यह करीब आएंगे तो किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, पति के साथ भी और पत्नी के साथ भी। दादी जी, सिर्फ इतना ही करना है और 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा बाबा जी। साधु बाबा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बहुत बेहतर हो जाएगा, घर में नहीं नहीं खुशी आएगी और क्या पता बहुत जल्द आपके पोता बहू के गोद भी भर जाए, इसलिए कि उपाय कीजिए। इतना कहकर मैं साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। आरुषि दादी से कहती है, दादी मुझे और अनिरुद्ध को भी एक दूसरे से दूर रहना होगा, तभी हम इन दुर्घटनाओं से बच पाएंगे जो हमारे भविष्य में हो सकती है। वैसे भी अनिरुद्ध के ऊपर कितनी सारी मुसीबत आई है, मैं और नहीं चाहती। मैं सोच रही हूँ कि जैसा साधु बाबा ने कहा है वैसा ही करते हैं। मैं अपना कमरा अलग कर लेती हूँ, 1 महीने तक अगर दूर रहने से खतरा टल सकता है। दादी जी, ऐसा ही करना होगा, तुम चिंता मत करो, हम सभी को समझा देंगे। तारांकन रात के 11 बजे नैना केबिन में एंटर होती है। वह देखी है कि अनिरुद्ध अपने चेयर पर बैठा हुआ है और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। नैना टेबल पर लॉक करती है, जिसकी आवाज से अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है। नैना, तुम घर नहीं गए क्या? आज पूरी रात यहाँ केबिन में ही सोओगे? अनिरुद्ध, मैं बस जा रहा था, तुमने सभी फाइल्स मुझे मेल कर दी? नैना, हाँ, सारा काम मैं कर दिया है। अनिरुद्ध, तुम्हें हो क्या गया है? तो आज पूरे दिन इतने उदास कैसे हो? मैं जानती हूँ कि जो आरुषि ने किया है उसके कारण तुम एक झटका लगा है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है? तुम कौन सा इसो रिश्ता मान रहे थे? वैसे भी ही शादी एक बदले के लिए थी। वैसे तुम तो कहते थे ना कि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है, दूसरे लोगों के इमोशन से, उनके रिएक्शन से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो फिर अचानक से आरुषि का धोखा तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट क्यों कर रहा है? अनिरुद्ध नैना के सवाल को कोई जवाब नहीं देता। हम अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने कोट को पहनते हुए कहता है, कल सुबह जल्दी सभी मीटिंग उसके शेड्यूल मुझे बता देना, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। तुम्हें भी अब जाना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। जिस तरह से अनिरुद्ध ने नैना के सवाल को इग्नोर किया यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही अनिरुद्ध केबिन का दरवाजा खोलना है, नैना उसे रोकते हुए कहती है, रुको अनिरुद्ध। नैना अनिरुद्ध के पास जाकर अपनी उंगली से एक रिंग निकाल कर उसे देते हुए कहती है, यह अंगूठी ले लो। यह मेरी अंगूठी नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी आरुषि की अंगूठी है, जिसे सुशांत ने उसे पहनाई थी, क्योंकि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सुशांत के लिए मैंने वह रूम बुक किया था, इसलिए उसमें जो सामान पड़ा हुआ था वह सभी मेरे कॉन्टैक्ट पर आया। मुझे रूम सर्विस वालों ने बताया कि और अंगूठी मिली। अनिरुद्ध गुस्से से उसे अंगूठी की तरफ देखता है और एकदम से नैना के हाथ से छीनकर वहां से चला जाता है। अनिरुद्ध का यही एग्रेसिव बिहेवियर देखकर नैना मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कितना हो जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उसे आरुषि के लिए फीलिंग्स है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जो आरुषि से तुम्हें धोखा मिला है उसके बाद तुम इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाले। तुम दोनों के बीच में एक दरार आ गई है। डोंट वरी अनिरुद्ध, मैं इस दरार को कभी भरने नहीं दूंगी। वक्त पर तुम्हें एहसास दिलाते रहूंगी कि उसे आरुषि ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारा वह रिश्ता जो तुम पहले शेयर करते थे अब नहीं कर पाओगे। तारांकन अनिरुद्ध अपने कमरे में पहुंचता है। वह देखता है कि वहां आरुषि नहीं है। वह बहुत गुस्से में था। पूरे रास्ते वह बस उसे अंगूठी को देखते हुए आ रहा था जिसे आरुषि पहना करती थी, और यह जानने के बाद कि यह अंगूठी सुशांत ने उसे पहनाई थी। अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनिरुद्ध आरुषि को गुस्से में पूरे कमरे वॉशरूम में ढूंढता है, लेकिन जब वह नहीं मिलती तो वह कमरे से बाहर जाता है और तभी उसे दादी मिलती है। अनिरुद्ध, दादी आप इतनी रात को क्या कर रही हैं? आप सोए नहीं अभी तक? दादी, वह मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, तुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आज यहाँ बैठकर करते हैं। दादी अनिरुद्ध को सारी बात बता देती है कि कैसे जब वह मंदिर गई थी तो एक साधु बाबा ने एक उपाय बताया है जिस घर में आने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और जब अनिरुद्ध को ये पता चलता है कि आरुषि को 1 महीने तक दूसरे कमरे में रहना पड़ेगा, उसे दूर रहना पड़ेगा, इसे सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। भले ही वह आरुषि से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसे इस समय आरुषि से कितनी नफरत क्यों ना हो रही हो, लेकिन वह कभी अपने आप को आरुषि से इतना दूर नहीं करना चाहेगा। लेकिन दादी की बात को वह नहीं टाल पाता, इसलिए वह दादी के आरुषि के अलग कमरा रहने पर वाली डिसीजन पर हामी भरते हुए कहता है, ठीक है दादी, आपने जो फैसला लिया है वह सही लिया होगा। अगर इससे हमारे परिवार में होने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं तो क्या ही बुरा है। बस 1 महीने की तो बात है, मैं समझ गया। दादी, अच्छी बात है तो समझ गया, वरना मुझे लग रहा था कि तू इस बात को मानेगा ही नहीं। वैसे मैं यह नहीं बोल रही कि तू अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकता, क्या उसके साथ कुछ वक्त नहीं बिता सकता? बस एक दूरी बनाए रखनी है। अनिरुद्ध,
मुस्कुराते हुए, हाँ दादी मैं समझ गया, आप परेशान मत होइए, जाए जाकर सो जाए, लेकिन क्या आप एक बार तो आरुषि से मिल सकता हूँ ना। दादी मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने कमरे में वापस आ जाना, वहीं मत रुक जाना। दादी की बात पर अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है। दादी वहां से चली जाती है और उनके जाते ही अनिरुद्ध गुस्से से उसे कमरे की तरफ आगे बढ़ता है जिसमें अब से आरुषि रहेगी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि के कमरे का दरवाजा नॉक होता है। आरुषि चौंक जाती है, उसे पता है कि बाहर अनिरुद्ध है। पहले तो आरुषि दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह अचानक से रुक जाती है और दरवाजा न खोलने का डिसाइड करती है। अनिरुद्ध फिर से जोर से दरवाजा लॉक करता है। आखिरकार आरुषि दरवाजा खोल ही देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अनिरुद्ध एग्रेसिवली कमरे में एंटर करता है और वह दरवाजे को नॉक कर देता है। आरुषि घबरा जाती है। आरुषि घबराते हुए, अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ बढ़ता है और उसकी कलाई को जोर से पकड़कर अपने दांतों को गुस्से से पीसते हुए कहता है, तुम्हारा वह आशिक, वह तुम्हारा पुराना प्यार, तुम्हारा सुशांत वापस पुणे चला गया है और अब गोवा कभी लौटकर नहीं आएगा। और हाँ, तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही होगी ना, बहुत चिंता हो रही होगी, तो उसकी एक निशानी तुम्हें लौटना है, वही जो उसने तुम्हें पहनकर अपनी मंगेतर बनाया था और इस कमरे में जिसे तुम भूल कर आ गई थी। अनिरुद्ध अपनी जेब से वह रिंग निकलता है और आरुषि को दिखाते हुए कहता है, यही है वह अंगूठी जो उसने तुम्हें पहनकर अपनी तुम्हें मंगेतर बनाया था, और शादी के बाद भी तुम उसकी अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर उसे दिल से लगाए रखती थी, तो अब क्यों भुलाए, अब क्यों ध्यान नहीं रहा। आरुषि, इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुम कैसे भूल सकती हो, तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी को तुम ऐसे ही कैसे कहीं छोड़कर आ सकती हो। वह तो अच्छा है कि रूम सर्विस वालों को मिलती, वरना तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो जाता। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर अनिरुद्ध से कहती है, यह बातें करना बंद करो अनिरुद्ध, तुम्हें कुछ पता है नहीं और तुम बस अपने दिल की बात बोले जा रहे हो। कम से कम एक बार मेरी तो सुन लो, यह अंगूठी मैं भूल कर नहीं आई हूँ, यह अंगूठी मैं उसे खुद वहां छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मैं जो भी था वह सुशांत से मैंने। आरुषि आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध आरुषि की बाजू को कसकर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से उसका नाम लिया और अब यह अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारा सारा झूठ मेरे सामने आ चुका है, मैं भूल नहीं पा रहा आरुषि, कैसे मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए तुम कॉलेज जाकर अपने उसे आर के साथ मुझे बर्बाद करने की नाकाम कोशिश करने वाली थी, उससे मिल रही थी। वैसे उसे तो झटका लगा होगा ना जब उसने देखा होगा कि उसका प्यार आप किसी और का हो गया है। वैसे क्या कहा उसने तुमसे, और पहली बार तुम कहाँ मिली थी। आरुषि को जवाब दे तभी अनिरुद्ध उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तो पार्टी वाली नाइट को वो हमारे कमरे में आया था, उसने कुछ ऐसा ही कहा था ना। अरे मैं कैसे भूल गया, तभी तो उसे रात स्विमिंग पूल में थी। वह तुम्हारा ईयरिंग जो गिर गया था, तो मुझे जिला करने के लिए तुमने उसे रूम से भगाने के लिए वह प्लान रचा था, सही कहा ना मैंने। अनिरुद्ध के उसे गुस्से से आरुषि के चेहरे पर डर गया था, जिसे देखकर अनिरुद्ध और गुस्से से उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा, पति कमरे में नहीं है तो पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, उसे बचाने के आइडिया निकल रही है। आरुषि रोते हुए, अनिरुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे वक्त सिचुएशन अलग थी, तुम मेरी बात तो सुन लो एक बार। अनिरुद्ध आरुषि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है और उसके चेहरे को टाइट पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे मेरे पीठ पीछे, तुम दोनों के बीच में और क्या हुआ है, क्या कभी तुम दोनों एक दूसरे की इतने करीब आए जो नहीं आने चाहिए थे, क्या तुम दोनों के बीच में कभी कोई किस हुई, या क्या तुम दोनों के बीच में कभी कुछ किस ज्यादा हुआ। एक्सट्रीम जेलसी। इतना कहते ही अनिरुद्ध आरुषि की कमर पर जोर से प्रेस करता है जिससे उसे दर्द होने लगता है। अनिरुद्ध गुस्से से, जवाब दो, मैंने कहा क्या तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ। आरुषि दर्द भरी आवाज में कहती है, नहीं हुआ, हमारे बीच में कभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ यह जरूर है कि हम कॉलेज में मिलते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। अपने दिमाग से सब घटिया बातों को निकाल दो। मेरे और सुशांत के बीच में अब तो क्या तुम्हारी और मेरी शादी से पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को कभी उसी तरीके से नहीं छुआ जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में, जिस इंसान ने पहली बार मेरे होठों को छुआ, मेरे होठों को चूमक, जो इंसान मेरे शरीर के सबसे ज्यादा करीब आया, वह तुम हो, उसके अलावा कोई और नहीं। आरुषि आंसू से भरी हुई आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध को वैसे तो आरुषि पर बहुत गुस्सा रहा था, लेकिन उसे पर वह उसकी बातों से कमजोर पड़ गया था। अनिरुद्ध आरुषि की कमर से हाथ हटता है और वह उससे दूर हो जाता है। आरुषि
रोते हुए मैं फिर से एक बार कहूंगी, अगर तुम्हें तसल्ली ना मिली हो तो भले ही हम रिश्ते में थे लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब सुशांत ने मुझे वह अंगूठी पहनाई थी उससे पहले हम सिर्फ दोस्त थे और उसी रात सुशांत का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद सुशांत पुणे चला गया था, इसलिए हमारा ये रिश्ता जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था महज सिर्फ 4 दिन का था। उससे पहले एक अच्छे दोस्त थे। अनिरुद्ध गुस्से से, और उन फीलिंग्स का क्या क्या, वह भी सिर्फ 4 दिन की थी, वह तो पहले से थी ना, तभी तो तुम दोनों रिश्ते में आए और वह भी ऐसे जहां पर एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। आरुषि आंखों में आंसू। अनिरुद्ध वो पास था, तुमसे पहले क्या हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद होने वाली चीज से तुम नाराज हो सकते हो लेकिन शादी से पहले के कारण क्यों? ऐसे तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की थोड़ी ना हूँ जिसके तुम करीब आए हो। तुम्हारी जिंदगी में तो मुझे पहले जाने कितनी लड़की आई होगी लेकिन मैं तो नहीं पूछता तुमसे भी। आरुषि के इस सवाल पर अनिरुद्ध उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है लेकिन मेरे दिल में जस्ट 70 मुस्कान विल बिकम अनिरुद्ध's वाइफ। आरुषि आंखों में आंसू। अनिरुद्ध वो पास था, तुमसे पहले क्या हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद होने वाली चीज से तुम नाराज हो सकते हो लेकिन शादी से पहले के कारण तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की थोड़ी ना हूं जिसके तुम करीब आए हो, तुम्हारी जिंदगी में तो मुझे पहले जाने कितनी लड़की आई होगी लेकिन मैंने तो कभी नहीं पूछती तुमसे कभी, उन सब बातों से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? आरुषि के इस सवाल पर अनिरुद्ध उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स। इतना कहते ही अनिरुद्ध रुक जाता है। आरुषि अनिरुद्ध की उसे आधी अधूरी बात को सुनकर कहती है, अपनी बात पूरी कहो, तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग? अनिरुद्ध गुस्से से, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं इस रिश्ते को माना था, तुम्हें अपनी पत्नी माना था, इस रिश्ते को बहुत इज्जत दी थी, तुम्हारे लिए अपने परिवार से लड़ गया था लेकिन तुम मेरे सामने मासूम बेचारी बनाकर मेरे पीठ पीछे अपने उसे 2 कौड़ी के आशिक से मिलती रही, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा है तुमने खुद बोल दिया कि तुम्हारे और उसके बीच में शादी से पहले और बाद में कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता पड़ता तो एक बार तो मुझे बच गया है, मैंने उसे छोड़ दिया है लेकिन दूसरी बार नहीं छोड़ता। उस अंगूठी को अपनी जेब में रखते हुए अनिरुद्ध कहता है, इसे अपने पास रखूंगा ताकि मुझे तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई के वक्त वक्त पर याद दिलाती रहे, ताकि मैं तुम्हारे इस मासूम से चेहरे को देखकर पिघल ना जाऊं। वैसे आपसे तुम इस कमरे में रहोगी पूरे 1 महीने तक, दादी ने बताया था कि साधु बाबा जी ने कुछ उपाय बताया है। आरुषि उदास, हाँ, उन्होंने कहा कि आने वाली मुसीबत से बचना चाहते हैं तो तुम्हारा और मेरा दूर रहना ही सही है। अनिरुद्ध डोंट, मैं उन साधु बाबा को थैंक यू कहता हूँ कि बिल्कुल सही वक्त पर आए, काश पहले आ गए होते तो मैं पहले ही संभल जाता, इतना बड़ा धोखा नहीं मिलता। पर चलो देर से हुआ अच्छा हुआ, मुझे उसे कमरे में अब तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, तुम्हारा एहसास भी मुझे गुस्सा दिला देता है और मैं उसे कमरे में आराम से रहूंगा जैसे मैं शादी से पहले रहा करता था। काश मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकल पाता। इतना कहकर अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। अनिरुद्ध की वह शब्द आरुषि के दिल को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मैं कमरे से तो निकल गया अनिरुद्ध, कोशिश करूंगी कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी से भी निकल जाओ। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि यह जो मैंने झूठ बुलवाया है उस साधु बाबा से वह सबके सामने न जाए, क्योंकि अगर अनिरुद्ध को ये पता चल गया कि यह मेरा ही खेल था, उसके कमरे से बाहर निकालने के लिए मैंने ही उसे बाबा को पैसे देकर यह झूठी कहानी दादी के आगे कहने के लिए कहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल तो 1 महीना दूर रहूंगी लेकिन कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे तुम्हारे घर से और जिंदगी से भी चले जाओगी, और शायद तुम्हें अब फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे आंखों में अपने लिए इतनी नफरत और गुस्सा मैं नहीं देख पा रही हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था लेकिन अब मुझे फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुझसे नफरत कर रहे हो, उससे बहुत घुटन हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं कि मेरे दिल में सुशांत के लिए कोई प्यार नहीं है, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तुम्हारे बिना एक दिन बिताने भी नहीं सोच सकती। मेरे दिल में क्या भावनाएं हैं तुम्हारे लिए मैं वो तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम अब मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें झूठ लगेगी, शायद मैं पूरी तरह से तुम्हारा भरोसा खो दिया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि 1 महीने के अंदर कुछ तो ऐसा हो जहां हम दोबारा से करीब आ जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे पास यहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तारांकन। अनिरुद्ध अपने कमरे में पहुंचता है, उस अंगूठी को वह डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वह अपनी दराज में से एक शराब की बोतल निकलता है और उसे खोलकर पीने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।
वह तकलीफ जो वह सभी से छुपा रहा है, जिससे वह आरुषि के आगे भी खुलकर नहीं बोल पा रहा है। शराब पीने के बाद वह सारी फीलिंग्स बाहर आ रही थी। तारांकन। अगली सुबह मधु देवी अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचती है। दरवाजा खुला हुआ था। अनिरुद्ध सोफे पर सो रहा था। मधु देवी, पूरा बेड खाली है और यह सोफे पर सो रहा है। क्या मेरे बेटे को अपनी पत्नी के एक दिन भी बिना नींद नहीं आती? ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने उसके ऊपर? मधु देवी अनिरुद्ध के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। अनिरुद्ध की आंख खुल जाती है। वह एकदम से उठ खड़ा होता है और मधु देवी को सामने देखकर कहता है, माँ आप यहाँ इतनी सुबह? मधु देवी, हाँ वह मैं ऐसे ही आ गई। मतलब तेरे आज कमरे का दरवाजा खुला हुआ था? तू तो हमेशा बंद करके सोता है, भूल गया था क्या? अनिरुद्ध, अरे हाँ बाबू मैं भूल गया था, दरवाजे की तरफ देखकर। मधु देवी, अनिरुद्ध मैं जानती हूँ कि तू बहुत वर्कहोलिक है, लेकिन थोड़ा सा खुद को टाइम दिया कर। और वैसे भी तूने कुछ जल्दी ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया, ये तेरी आदत तुम्हें नहीं बदल सकती। अच्छा एक काम कर, तू वापस सोचा, मैंने तुझे जगा दिया। अनिरुद्ध, नहीं माँ अब नहीं सो पाऊंगा, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, आप मेरे लिए नाश्ता तैयार करवा दीजिए। मधु देवी, ठीक है बेटा। अनिरुद्ध वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही माया देवी उठने लगती है तभी उसकी नज़र उसे तकिए पर जाती है जिसे अनिरुद्ध ने अपने सर के नीचे लगा रखा था और वह तकिया उसे थोड़ा गीला नजर आता है। मधु देवी उस तकिया को पकड़कर जब उसे छूती है तो सच में वह गीला था। मधु देवी को कुछ समझ में नहीं आता और तभी उसकी नज़र बेड की साइड कॉर्नर में शराब की बोतल पर जाती है जो पूरी तरह से खाली थी। ये देखते हैं मधु देवी तुरंत अनिरुद्ध के कमरे से चली जाती है। तारांकन। माया मधु देवी के कमरे में एंटर होते ही रहती है। माँ इतनी सुबह सुबह आपने मुझे क्यों बुलाया? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात बतानी है आपको मुझे जो आप मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकी? मधु देवी कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद माया से कहती है, अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में पक्का कुछ बड़ा हुआ है, तुझे पता है ना? वह कमला उसने हमें क्या बताया था कि अनिरुद्ध आरुषि पर गुस्से से चिल्ला रहा था, वह भी सुबह के वक्त। उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा था और उसके बाद आरुषि कल से दूसरे कमरे में सो रही है और इससे अनिरुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वह पहले वाला होता तो उन बातों को नहीं मानता और आरुषि को अपने कमरे में लेकर आ जाता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आज देखी। माया, ऐसा क्या देख लिया आपने? मधु देवी, मैंने आखिरी बार जब अनिरुद्ध को फूट फूट कर रोते हुए देखा था तो वह तब उसकी आंखों के सामने उसके पापा को गोली लगी थी और उसके बाद मैंने अनिरुद्ध की आंखों में ऐसे आंसू नहीं देखा तो उसके कपड़ों को गीला कर सके। कल रात अनिरुद्ध रोया है, वह भी उससे आरुषि के लिए। ये देखकर मुझे कितना गुस्सा आ रहा है माया, मैं तुझे बता नहीं सकती। और तुझे पता है मुझे उसके कमरे में शराब की बोतल मिली है, वह भी पूरी खाली। हम जानते हैं कि अनिरुद्ध अपने कमरे में शराब जरूर रखता है लेकिन कभी कमरे में पीता नहीं है, लेकिन कल उसने अपने कमरे में शराब पी है। माया, चौंकते हुए, क्या सच में? ये तो सुनकर मुझे भी हैरानगी हो रही है कि भैया रो है, वह भी उसे लड़की के लिए, और कमरे में शराब पी है। तो मतलब हम जो प्लानिंग कर रहे थे उनके बीच में दूरियां लाने की, अब हमें वह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके बीच में खुद इतनी बड़ी दरार आ गई है कि वह दोनों एक दूसरे से इतनी अलग अलग हो गए हैं। मधु देवी, अनिरुद्ध पहले भी वह आरुषि से नफरत करता था लेकिन उसे उसने अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकाला। माया, तो माँ अब आपने क्या करने की सोचा है? मेरा मतलब आरुषि को कम्प्लीटली घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि शायद आप भैया हमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके दिल में थोड़ी बहुत जो भी आरुषि के लिए एक सॉफ्ट क्वार्टर था वह खत्म हो चुका है। अब हम उन दोनों को फिर से एक नहीं होने दे सकते। मधु देवी, मैं कुछ और सोच रही हूँ। गंभीर नजरें। माया, ऐसा क्या सोच रही है? मधु देवी, मुस्कान को जानती हो? माया, मुस्कान नाम सुना हुआ लग रहा है। सोचते हुए, शायद आपके लखनऊ वाली सहेली की बेटी जो इस समय दिल्ली में है। मधु देवी, बिल्कुल सही कहा। मुस्कान में हमेशा से अपने अनिरुद्ध की शादी उसके साथ करवाना चाहती थी। उसका परिवार भी अनिरुद्ध को बहुत पसंद करता है और साथ में कहीं ना कहीं मुस्कान भी अनिरुद्ध को पसंद करती है, लेकिन अनिरुद्ध का वह रूखा व्यवहार के कारण उनके बीच में कभी कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाए। माया, लेकिन मन अचानक से मुस्कान कहाँ से बीच में आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु देवी, मुस्कान अभी तक बीच में आए नहीं है बल्कि उसे आना बाकी है। इस समय अनिरुद्ध और आरुषि एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर उनका रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है। एक हल्की सी चोट और रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा। वैसे भी वह उसके कमरे से अलग हो गई है तो समझना कि वह उसके दिल से भी बाहर हो गई है। अब वक्त है मुस्कान को लाकर उसे इस घर से भी बाहर करने का। मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। अब आरुषि इस घर से आउट होगी और मुस्कान इस घर में आएगी अनिरुद्ध की पत्नी बनकर। मधु देवी के इस बयान से माया चौंक जाती है। माया,
माँ आप ये क्या कह रही है? आपको लगता है कि भैया आरुषि को छोड़कर मुस्कान से शादी करेंगे? मुझे नहीं लगता, कितनी भी नफरत हो जाएगी लेकिन यह वाली बात हजम नहीं हो रही है। आप तो जानती है ना हमारे घर में तलाक की परंपरा नहीं है और भैया उसे परंपरा को नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप ही ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मधु देवी, आज से पहले नहीं हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं होगा, और वैसे भी कुछ परंपराओं का टूटना जरूरी होता है। अनिरुद्ध का दिल इस समय दुख से बहुत भरा हुआ है। वह अपने अंदर की भावनाएं, तकलीफ बाहर बताना चाहता है लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में मुस्कान आएगी और वह उसके दुख को बांटेगी, उसके दर्द को हल्का करेगी, जब अनिरुद्ध उसके कंधे पर सर रखकर उसके साथ अपने सुख दुख बटेगा, तब उन दोनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा और फिर आरुषि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। माया मुस्कुराते हुए, अगर ऐसी बात है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है? वैसे भी इस आरुषि के साथ उसे फालतू की शादी के कारण मैं अपने बड़े भाई की शादी को एंजॉय नहीं कर पाए। अगर मुस्कान के साथ शादी होगी तो हम शादी के हर रस्म को बहुत ही धूमधाम से खुशी से करेंगे। तो बुला लीजिए माँ, मुस्कान को अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मधु देवी, तुमने सही कहा, अब वक्त आ गया है घर की रियल बहू लाने का, खानदानी बहू लाने का। तारांकन, आरुषि किचन में अनिरुद्ध और दादी के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी दादी किचन में आती है और आरुषि से कहती है, यह एक कप कॉफी तू अनिरुद्ध को उसके कमरे में देकर जाओ। आरुषि, दादी मैं सर्वेंट के हाथों भिजवा देता हूँ ना। वैसे भी आपको पता है ना कि उन्होंने क्या कहा था कि हमें जितना हो सके दूसरे से कम बोलना है और दूर रहना है। दादी, आरुषि मैं जानती हूँ लेकिन बेटा तुम पति पत्नी हो, ये बहुत अच्छा है कि तुम और अनिरुद्ध दोनों ही मेरी इस बात को मान रहे हो, लेकिन मुझे भी याद रखना चाहिए कि तुम एक दाम्पत्य जीवन जी रहे हो, इसलिए कुछ वक्त तो तुम एक दूसरे के साथ बिताना ही होगा। वैसे करीब मत जाना लेकिन इस काफी के बहाने से कुछ वक्त साथ बिताओ। 5-7 मिनट एक दूसरे से बात करने में कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ उसके कमरे में। दादी की बात मानकर आरुषि एक कप कॉफी लेकर अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचती है। अनिरुद्ध कमरे में नहीं था लेकिन वॉशरूम से आवाज आ रही थी। आरुषि कॉफी को टेबल पर रखकर जैसे ही जाने लगते हैं तभी उसकी नज़र शराब की बोतल पर जाती है जो अभी भी बेड के कोने में रखी हुई थी। आरुषि हैरान हो जाती है, वह बेड के पास जाकर कोने से उसे शराब की बोतल को उठाती है और ये तो उसके लिए और भी चौंकाने वाली बात थी कि वह पूरी बोतल खाली थी। आरुषि, तो उसने कल रात शराब पी और वह भी इतनी। मैं जानती हूँ कि वह मेरे कारण बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत नफरत कर रहा है, लेकिन इस तरह अगर रूम शराब की बोतल पिएगा उसकी सेहत को कितना नुकसान पहुँचेगा कि वह बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। वॉशरूम से अनिरुद्ध बाहर आता है और जैसे ही वह आरुषि को अपने कमरे में देखा है वह एग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है, जिसके कारण वह शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। क्या मुस्कान के आने से बढ़ जाएगी और दूरियां? अनिरुद्ध और आरुषि के जिंदगी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज गाइज सपोर्ट माई न्यू चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।